एपिसोड नंबर 1121। चो युआन ने सोचा कि चूंकि सूजी शेन व्यक्तिगत रूप से आए थे तो वह तुरंत ही अपने युवा स्वामी का बदला लेने के लिए त्रिपाठी जीवप्ती को मार डालेंगे, तो उन्होंने ये कल्पना भी कैसे की होगी कि सूजी शेन वास्तव में उन्हें लड़ने के लिए कहेंगे। युवा व्यक्ति को देखकर, जो उन्हें अर्थपूर्ण ढंग से देखकर मुस्कुरा रहा था, चो युआन भय से चीख पड़े और सभी की चकित निगाहों के सामने मुड़े और भाग निकले। उन्होंने त्रिपाठी जीवप्ती का सामना करने की बिल्कुल हिम्मत नहीं की, क्योंकि ऐसा करने पर उनकी मृत्यु हो जाती, इसलिए उन्होंने निर्णायक रूप से भागना ही ठीक समझा। सभी की आंखें चौड़ी हो गईं। आए हुए 20 या उससे अधिक लोगों में न केवल जू परिवार के कृषक थे, बल्कि हाई के परिवार के भी कुछ लोग थे। वूई के अलावा, जो इस संकट को हल करने के तरीके के बारे में सोचते हुए त्रिपाठी जीवप्ती को चिंतित होकर देख रही थी, बाकी सभी केवल तमाशा देख रहे थे। लेकिन अब, हालांकि उन्होंने एक अच्छा तमाशा देखा था, ये वह नहीं था जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी, जिससे वे कुछ हद तक इसे स्वीकार करने में असमर्थ थे। यहाँ तक कि सूजी शेन भी एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, लेकिन जल्द ही उनका चेहरा और भी उदास हो गया जब उन्होंने अपना हाथ लहराया, अपनी संख को एक रस्सी के आकार में संघनित किया, जिसने भागते हुए चो युआन को तेजी से बांध लिया। सूजी शेन ने फिर से ठंडी सांस ली, क्योंकि रस्सी एक उज्ज्वल प्रकाश के साथ चमक उठी और एक भयानक ऊर्जा का उतार चढ़ाव फैल गया। चो युआन डर से चीख पड़े, क्योंकि रस्सी उनके शरीर पर गहरे से कस गई। दरार की एक श्रृंखला की आवाज के साथ हड्डियां टूटने की आवाज गूंज उठी और रक्त की गंध तुरंत हवा में भर गई। चो युआन, जो लंबे समय से डरे हुए थे, मुक्त हो गए थे। उनकी आंखों में दर्द धीरे धीरे उनकी जीवन शक्ति के साथ दूर होता गया, इससे पहले कि वह पिसे हुए मांस के ढेर में बदल जाते। उनके दिल में कोई लड़ने की भावना नहीं थी और वह केवल भागना चाहते थे। इसके साथ ही उनकी खेती भी गिर गई थी। उन्होंने ये उम्मीद नहीं की थी कि उनके परिवार के वृद्ध उन्हें मार डालेंगे, इसलिए उनके पास विरोध करने का समय ही नहीं था। काया, सूजी शेन गुस्से में दहाड़ उठे। वह समझ नहीं पा रहे थे कि चो युआन ऐसा क्यों कर रहे थे, लेकिन एक युवा व्यक्ति का सामना करते हुए जो केवल तृतीय श्रेणी संत था, बिना लड़े भाग जाना जू परिवार के लिए बहुत बड़ी बदनामी थी और हाई के परिवार के लिए एक मजाक था। स्वाभाविक रूप से सूजी शेन दया नहीं दिखाएंगे। ठीक है, ये वृद्ध आदमी खुद ये करेगा। सूजी शेन ने एक कदम आगे बढ़ाया और त्रिपाठी जीवप्ती को ठंडी निगाहों से देखा। ये वृद्ध आदमी देखना चाहता है कि किसने तुम्हें मेरे जू परिवार का विरोध करने की हिम्मत दी। हाई के परिवार के कई वृद्ध जो उनके साथ यहाँ आए थे, सभी ने भौहें चढ़ा ली। हालांकि वे खुश नहीं थे, लेकिन किसी ने भी कोई राय व्यक्त नहीं की। अगर उन्होंने कोई पक्ष लिया तो इसका मतलब होगा कि हाई के परिवार त्रिपाठी जीवप्ती का समर्थन कर रहा था, जिससे दोनों परिवारों के बीच नफरत पैदा हो सकती थी। एक अज्ञात मूल के लड़के के लिए हाई के परिवार ऐसा नहीं करेगा। सीनियर जू, कृपया प्रतीक्षा करें। वृद्ध उदासीन रहे, लेकिन वूई ने तुरंत आवाज लगाई। हाई के परिवार के सभी लोगों ने उन्हें असंतुष्ट नजर से देखा, जबकि सूजी शेन ने उन्हें ताना मारते हुए देखा। छोटी लड़की, क्या तुम्हें कुछ कहना है? वूई, ये तुम्हारा काम नहीं है। इससे पहले कि वूई बोल पाती, पीले चोगे वाले एक वृद्ध व्यक्ति ने उन्हें देखा। वूई ने ध्यान न देने का नाटक किया और त्रिपाठी जीवप्ती की ओर चिंतित नजर से देखा और फिर कहा, सीनियर जू, त्रिपाठी जीवप्ती मेरे मित्र हैं और मैं जानती हूँ कि वह ऐसे व्यक्ति नहीं है जिन्हें परेशानी खड़ी करना पसंद हो। क्या यहाँ किसी तरह की गलतफहमी है? अगर उसे परेशानी खड़ी करना पसंद नहीं है, तो क्या यह मेरे जू परिवार के लोग हैं जो परेशानी खड़ी कर रहे हैं? सूजी शेन का चेहरा काला पड़ गया। गलतफहमी? तियानजे को गंभीर रूप से घायल करना और उसे एक बेवकूफ बना देना भी एक गलतफहमी है। छोटी लड़की, इस वृद्ध आदमी को बताओ कि यह किस तरह की गलतफहमी है। अगर तुम खुद को नहीं समझाती हो, भले ही तुम हाई के परिवार की सदस्य हो, ये वृद्ध आदमी इसे जाने नहीं देगा। भाई जू, मेरे हाई के परिवार को इस मामले में मत घसीटो, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। पीले चोगे वाले वृद्ध व्यक्ति ने ठंडी सांस ली। वूई और त्रिपाठी जीवप्ती से वह और भी अधिक असंतुष्ट होते जा रहे थे। वूई ने अपने दांत पीस लिए और कहा, सीनियर, जहां तक मुझे पता है, पिछली बार जू तियानजे लोगों को यहाँ लाए थे और बहन त्रिपाठी ज्वाला को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, इसलिए त्रिपाठी जीवप्ती ने पलटवार किया, है ना? उन्होंने जू परिवार से उस समय हुई घटना की सामान्य कहानी सुनी थी जब वह परिवार के साथ थी, लेकिन इसमें कई संदेह और कमियां थीं। यहाँ तक कि यह भी उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि त्रिपाठी जीवप्ती, एक तृतीय श्रेणी संत कृषक, चो युआन की सुरक्षा में जू तियानजे को गंभीर रूप से कैसे घायल कर सकता था। चो युआन ने उस समय अपने युवा स्वामी का बदला क्यों नहीं लिया? इसके बजाय वो जू परिवार में वापस क्यों आया और इतने सारे शक्तिशाली सहायकों को वापस लाया? वूई ने सोचा कि यह जू परिवार द्वारा निर्देशित एक नाटक था, लेकिन उनके उद्देश्य के बारे में वह पता नहीं लगा पाई। सूजी शेन का चो युआन को मारने के लिए कार्रवाई करना भी उन्हें बहुत भ्रमित कर गया, लेकिन किसी भी मामले में वह त्रिपाठी जीवप्ती को धमकाए जाते हुए बैठकर नहीं देख सकती थी। तो क्या हुआ अगर वह है? सूजी शेन ने ठंडी सांस ली। तियानजे मेरे जू परिवार के युवा स्वामी हैं, उसे पसंद करना उस छोटी लड़की के लिए आशीर्वाद की बात है। उसने न केवल उसे संजोया नहीं, बल्कि विरोध करने की हिम्मत भी की, बस मेरे जू परिवार को अपनी आंखों में नहीं रखती। ये किस तरह का तर्क है? क्या आपके जू परिवार को उसे मानना पड़ता है जिसे वह पसंद करता है? वूई भी थोड़ी नाराज थी, किसी और वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए कि त्रिपाठी ज्वाला एक महिला थी और वह भी एक महिला थी।
वह उन दुष्ट कुत्तों को सबसे ज्यादा नापसंद करती थी जो दूसरों को धमकाते और अत्याचार करते थे। इस दुनिया में कई मासूम लड़कियां थीं जिन्हें जू तियानज़े जैसे लोगों ने दूषित किया था। ये तो छोड़ ही दीजिए कि जू तियानज़े को त्रिपाठी जीवक्ति ने बेवकूफ़ बनाया था या नहीं, अगर वह थे भी तो वही केवल इसलिए खुश होती कि उन्होंने स्वर्ग की ओर से कार्य किया था। जू ज़ीशेन का चेहरा ठंडा पड़ गया क्योंकि उनकी भौहें तन गईं। पीले चोगे वाले वृद्ध व्यक्ति की ओर मुड़ते हुए उन्होंने पूछा, भाई बा, क्या आपका हाई के परिवार इस मामले में हस्तक्षेप करने पर जोर देता है? बाकिंग्यान ने भी नाराजगी व्यक्त की और वुई को घूरते हुए कहा, हट जाओ, तुम्हें यहाँ बोलने का कोई अधिकार नहीं है। वुई ने अपने दांत पीस लिए और एक शब्द भी नहीं कहा। बाकिंग्यान फिर जू ज़ीशेन की ओर मुड़े और धीरे से कहा, भाई जू, अगर तुम कार्य करना चाहते हो तो यह वृद्ध आदमी वही बात कहेगा, इस मामले का मेरे हाई के परिवार से कोई लेना देना नहीं है। मैंने सुना है कि यह युवा व्यक्ति सिर्फ एक तुच्छ व्यक्ति है जिससे वुई बाहर मिली थी, वह मेरे हाई के परिवार का सदस्य नहीं है। अच्छा है, मैं अपने जू परिवार और तुम्हारे हाई के परिवार के बीच कोई टकराव नहीं चाहता। चूंकि भाई बा ने ऐसा कहा है तो ये वृद्ध आदमी विनम्र नहीं होगा। जू ज़ीशेन ने संतुष्टि से सिर हिलाया। दोनों परिवारों की ताकत बराबर थी, लेकिन अगर हाई के परिवार वास्तव में इस युवा व्यक्ति की रक्षा करना चाहता था तो जू ज़ीशेन के लिए ऐसा करना मुश्किल होगा। अधिक से अधिक वह हाई के परिवार के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर सकते थे, जिससे निश्चित रूप से दोनों पक्षों को नुकसान होता। अब जब बाकिंग्यान ने घोषणा कर दी थी कि वह हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो स्वाभाविक रूप से उनकी कोई और चिंता नहीं थी। तुम्हें कार्य करने की अनुमति नहीं है। वो ये अचानक त्रिपाठी जीवक्ति की ओर दौड़ी, वह मेरे मित्र हैं। मैंने उन्हें यहाँ रहने की अनुमति दी थी, इसलिए अब जब यह मामला हुआ है तो चाहे कोई भी सही हो या गलत, मेरा हाई के परिवार जिम्मेदार है। वृद्ध बा, अगर आप वास्तव में हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं और इसकी खबर फैलती है तो मेरे हाई के परिवार की प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी। जब वो समय आएगा। अशिष्टता। बाकिंग्यान गुस्से से कांप उठे। उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी थी कि इस मामले का हाई के परिवार से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अब वुई, जो परिवार की एक सीधी वंशज थी, इस संवेदनशील समय में वास्तव में खड़ी हो गई और ऐसे संवेदनशील शब्द कहे। अगर चीजें गलत हो गईं तो यह वास्तव में दोनों परिवारों के बीच दरार पैदा कर देगा, जो हाई के परिवार नहीं देखना चाहता था। छोटी महिला, क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ इसलिए कि तुम में कुछ योग्यता है तुम जो चाहो कर सकती हो? क्या तुम भूल गई हो कि परिवार के नियम किसके लिए बनाए गए हैं? ये देखते हुए कि तुम कितनी युवा हो, अगर तुम अब इस वृद्ध आदमी के पास वापस आती हो तो ये वृद्ध आदमी तुम्हारी अशिष्टता के लिए तुम्हें जिम्मेदार नहीं ठहराएगा, अन्यथा तुम्हें परिवार के नियमों के अनुसार दंडित किया जाएगा। बाकिंग्यान दहाड़ उठे। परिवार के नियम शब्द सुनकर वुई का कोमल शरीर कांप उठा, क्योंकि उनके सुंदर चेहरे पर घबराहट का निशान चमक उठा। हर देश के अपने कानून होते हैं और हर परिवार के अपने नियम होते हैं। एक बार टूटने पर सजा मौत से भी बदतर होती है, यहाँ तक कि किसी के दुश्मनों की सजा से भी अधिक क्रूर। हाई के परिवार के नियम ऐसे ही थे। एक बार लागू होने के बाद किसी के बाकी का जीवन समाप्त हो जाएगा। उनकी घबराहट केवल एक पल तक चली, इससे पहले कि वुई का चेहरा फिर से दृढ़ हो गया। सिर हिलाते हुए उन्होंने कहा, त्रिपाठी जीवक्ति मेरे मित्र हैं, आप उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा मैं आपके नुकसान की भरपाई कर दूंगी। उनका आखिरी वाक्य जू ज़ीशेन को निर्देशित था। नुकसान। जू ज़ीशेन ने ताना मारा, मेरे जू परिवार के युवा स्वामी को अपाहिज कर दिया गया, तुम किस चीज से भरपाई करोगी? भाई बा, क्या आपका हाई के परिवार अपने शिष्यों को ऐसे ही शिक्षित करता है? ये छोटी लड़की एक वृद्ध के निर्णय में कैसे हस्तक्षेप कर सकती है? वह बहुत ही असभ्य और अपमानजनक है। बाकिंग्यान ने गहरी सांस ली और गुस्से में कहा, यह तुम्हें तय करने का अधिकार नहीं है कि मेरे परिवार के मामलों में क्या होगा। बस एक पल रुको, मैं पहले इस कक्षा से निपटता हूँ। ऐसा कहते हुए उन्होंने वुई की ओर ठंडी निगाह डाली और कहा, मैं तुम्हें दो विकल्प देता हूँ, एक ये कि अभी चुप हो जाओ और सजा स्वीकार करने के लिए परिवार में लौट आओ, दूसरा ये कि यह वृद्ध आदमी तुम्हें व्यक्तिगत रूप से वापस ले जाए। अपने लिए चुनो। वुई का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि चीजें इस बिंदु तक विकसित होंगी। वह एक महिला थी, लेकिन उनकी योग्यता हाई के परिवार की युवा पीढ़ी में सर्वश्रेष्ठ में से एक थी, इसलिए परिवार ने हमेशा उन्हें जोरदार ढंग से पोषित किया था। परिवार की दयालुता के लिए आभारी, वुई ने इन वर्षों में लगातार परिवार में योगदान दिया था। उन्हें बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वह एक महिला थी जिसकी शादी जल्द या बाद में हो जाएगी। उदाहरण के लिए, पिछली बार जब वह तारा क्षेत्र में खनन करने के लिए छायांकित तारा छोड़ गई तो परिवार के किसी भी पुरुष ने जाने की हिम्मत नहीं की। अंत में ये वुई ही थी जिन्होंने यूफेंग और अन्य को तारा क्षेत्र तक ले जाने की पहल की। पूरे 2 साल बाद ही वे आखिरकार पूरी फसल के साथ लौटे। इस दौरान परिवार के लगभग आधे शिष्य मर गए थे और वुई स्वयं कई बार मौत से बची थी। हालांकि उनके द्वारा एकत्र किए गए अयस्क छायांकित तारा पर आते ही छीन लिए गए थे। परिवार ने इसके बारे में फौर भी नहीं निकलने दिया, इसलिए वापस लौटने वालों को ज्यादा इनाम नहीं मिला। अंत में वुई को यूफेंग और अन्य को क्षतिपूर्ति देने के लिए अपनी जेब से भुगतान करना पड़ा। परिवार के लिए किए गए सभी योगदानों को याद करते हुए उनके परिवार के वृद्धों के प्रति उनका रवैया और उनके चचेरे भाइयों की आंखों में खुशी भरे नजरिए को देखकर वुई अचानक थोड़ी निराश महसूस करने लगी।
वह जानती थी कि उन्हें इस बार वास्तव में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था, लेकिन वह बस बैठकर त्रिपाठी जीवप्ती को अनदेखा नहीं कर सकती थी। वह वही थी जो त्रिपाठी जीवप्ती को वापस लाई थी और उनके लिए नाग गुफा पर्वत पर रहने की व्यवस्था की थी। उन दोनों के बीच एक समझौता भी था। वू यी को अचानक समझ में आया कि परिवार में उनकी स्थिति उतनी महत्वपूर्ण या ठोस नहीं थी जितनी उन्होंने कल्पना की थी। अगर यह मामला अन्य पुरुषों के कारण हुआ होता तो परिवार के वृद्धों ने हस्तक्षेप किया होता, क्योंकि वे हाई के परिवार के भविष्य के उत्तराधिकारी थे, परिवार की उम्मीद थे। वू यी सिर्फ एक महिला थी जो जल्द या बाद में परिवार छोड़ देंगी। वृद्ध पहले ही बोल चुके थे, इसलिए वह चाहे जो भी चुनाव करती, उन्हें परिवार के नियमों के अनुसार सजा का सामना करना पड़ता। वू यी का भविष्य अंधकार में था। वू यी आंसू बहाए बिना नहीं रह सकी, अपने भविष्य के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि उन्हें लगा कि इन वर्षों में उनके सभी प्रयास अनुचित थे और उनकी दृढ़ता और प्रयास इसके लायक नहीं थे। एपिसोड नंबर 1122। वू यी को चुपचाप रोते हुए देखकर यू फैंग का दिल गुस्से से भर गया और बिना सोचे समझे वह वू यी के बगल में खड़ा हो गया और अपनी मुठ्ठियां भींच ली, जबकि वह वृद्ध बाकिंग को घूर रहा था। बदमाश! बाकिंग और भी ज्यादा क्रोधित हो गए। वू यी का उनके निर्णय पर सवाल उठाना और खुले तौर पर उनका विरोध करना एक बात थी, लेकिन वह तो सिर्फ एक महिला थी जो देर सवेर हाई के परिवार को छोड़कर चली जाएगी, लेकिन अब उसका अधीनस्थ कृषक उन्हें घूरने की हिम्मत कर रहा था। ये किस तरह का घोटाला था? छोटी ही, लगता है इन पिछले कुछ सालों में तुम में अनुशासन की सचमुच कमी रही है। कोई भी परिवार के एक वृद्ध की अवज्ञा करने की हिम्मत करता है? एक व्यक्ति जो किनारे खड़ा था और अब तक नहीं बोला था, अचानक बोल पड़ा। वह लगभग 30 साल का था और उसकी खेती प्रथम श्रेणी संत राजा की थी। उसके पहनावे से पता चलता था कि हाई के परिवार में उसका दर्जा कम नहीं था, इसलिए उसने कड़ाई से चिल्लाया, जल्दी करो और वृद्धबा से माफी मांगो। तुम्हें पता होना चाहिए कि वृद्ध हमेशा अपनी बात पर अटल रहते हैं, इसलिए अपने भविष्य को बर्बाद करने के लिए इतने जिद्दी मत बनो। उसका चेहरा धार्मिकता से भरा हुआ था, जो वू यी के लिए बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसके चचेरे भाई ने बात की, वू यी जान गई कि बातचीत के लिए कोई गुंजाइश नहीं बची है। वृद्धों के शब्द वास्तव में निरपेक्ष थे और कभी नहीं बदले गए थे, इसलिए उसके चचेरे भाई के शब्द स्पष्ट रूप से आग में घी डाल रहे थे। निश्चित रूप से जैसे ही उसके शब्द गिरे, बाकिंग ने ठंडी सांस ली और कहा, माफी मांगे। ये वृद्ध आदमी परिवार के लिए सोच रहा है, उसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। परिवार में वापस जाओ और अपनी सजा स्वीकार करो। ऐसा कहते हुए वो यू फैंग की ओर मुड़े और कहा, तुम भी भाग नहीं सकते। यू फैंग का चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि वह वू यी को अचंभे में देख रहा था। अचानक आई इस आपदा ने उसे स्तब्ध कर दिया था। 30 वर्षीय व्यक्ति की आंखों में छिपी हुई खुशी की एक झलक चमकी, लेकिन उसने अभी भी चिंतित रूप दिखाया क्योंकि उसने बाकिंग के सामने वू यी के लिए विनती करना जारी रखा, उन सभी योगदानों के बारे में बात की जो वू यी ने इन वर्षों में परिवार के लिए किए थे। उसके शब्दों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और इसके बजाय केवल आग में घी डाला, जिससे सुनने वालों के लिए ये गलत धारणा बनाना आसान हो गया कि वू यी घमंड से काम कर रही थी। मैंने क्या गलत किया? वू यी ने अचानक अपनी आंखें पोंछी और हठपूर्वक अपने चचेरे भाई और बाकिंग को घूरते हुए अपने लाल होठों को तब तक काटा जब तक उनसे खून नहीं निकलने लगा। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, ये तुम थे जिसने कमजोर को धमकाया। अच्छा, बाकिंग गुस्से से हंसे, तुम इस वृद्ध आदमी से इस तरह बात करने की हिम्मत करती हो? तुम जीने से थक गई होगी। वू यी फीकी मुस्कान के साथ मुस्कुराए, मैं ऐसे परिवार में नहीं रहना चाहती। आज से मैं हाई के परिवार से खुद को अलग करती हूँ और मेरा इससे कोई लेना देना नहीं होगा। जहाँ तक परिवार के नियमों की बात है, मैं उन्हें स्वीकार नहीं करूंगी। तुम? बाकिंग ने कभी नहीं सोचा था कि एक छोटी लड़की ऐसे अपमानजनक शब्द कहने की हिम्मत करेगी। वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। हाई के परिवार के सभी कृषक चकित रह गए क्योंकि उन्होंने आश्चर्य से वू यी को घूरा। उनमें से किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि वह एक अज्ञात मूल के छोटे कृषक के लिए परिवार से संबंध तोड़ देगी। ये कुछ ऐसा था जो पहले कभी नहीं हुआ था। ये हमेशा परिवार होता था जो अपने शिष्यों को त्याग देता था, कोई भी शिष्य आसानी से परिवार को नहीं छोड़ सकता था। ये परिवार का अपमान था। वू यी का चचेरा भाई वू के दूसरी ओर बहुत खुश था। हालांकि वू यी एक महिला थी, उसकी योग्यता और साधन दोनों उससे बेहतर थे। इन वर्षों में उसने कभी भी वू यी को कम नहीं आंका था और यहाँ तक कि विशेष रूप से उस पर शोध भी किया था। वह जानता था कि वू यी में परिवार का नियंत्रण लेने की महत्वाकांक्षाएं थीं, और वह ये भी जानता था कि अगर वह वास्तव में वृद्धों का पक्ष जीत सकती थी तो वह वास्तव में हाई के परिवार को नियंत्रित करने में सक्षम हो सकती थी। हालांकि परिवार के वृद्धों की वू यी के लिए कभी भी उच्च उम्मीदें नहीं थी क्योंकि वह एक महिला थी, हमेशा एक संभावना थी। क्या होगा अगर ये पुराने कोहरे वाले भ्रमित हो जाएं और वू यी को परिवार के उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त करने का फैसला करें? अब जब वू यी ने वृद्धबा से पूरी तरह से झगड़ा कर लिया था और घोषणा कर दी थी कि वह परिवार छोड़ देगी, तो यह वास्तव में एक सुखद आश्चर्य था। अच्छा, वू के अपने दिल में बहुत खुश था, लेकिन सतह पर उसका चेहरा परिवर्तित रहा क्योंकि उसने त्रिपाठी जीवप्ती की ओर देखा। उसने सोचा कि क्या वू यी इस युवा व्यक्ति के प्यार में पड़ गई थी जिससे वह उसकी रक्षा के लिए इतनी बेताब हो गई थी। कारण जो भी हो, वू के को अपने दिल में त्रिपाठी जीवप्ती को धन्यवाद देना पड़ा। अगर यह अकथनीय आदमी नहीं होता तो उसकी चचेरी बहन एक मजबूत प्रतियोगी बन सकती थी।
युवा महिला। यू फैंग ने अपने पीले होठों को दबाया और वू यी को बुलाया। उसके चेहरे पर भ्रम और लाचारी का भाव भर गया। वह भी वू यी के शब्दों से हैरान था, लेकिन जल्द ही उसका भाव वू यी जितना ही दृढ़ हो गया। उसने तुरंत घोषणा की, युवा महिला जहां भी जाएगी, यू फैंग उसका अनुसरण करेगा। धन्यवाद यू फैंग। वू यी ने माफी मांगते हुए उसे देखा, इससे पहले कि दुख से कहा, मुझे माफ करना। वह जानती थी कि उसने यू फैंग को फंसाया था। अब वह चाहे जो भी कहती, यू फैंग को परिवार की सजा से मुक्त करना असंभव था। उसके साथ परिवार छोड़ना शायद सबसे अच्छा विकल्प था। युवा महिला क्या कह रही है? यू फैंग मुस्कुराया। 5 साल पहले अगर युवा महिला ने मुझे नहीं बचाया होता तो मैं, यू फैंग, उस स्टील कवच वाले जानवर द्वारा काटकर मार दिया जाता। आज की बात ही क्या है? 5 साल पहले मैंने अब से युवा महिला का अनुसरण करने का मन बना लिया था। अच्छा, मालिक और सेवक के बीच गहरे स्नेह का अच्छा प्रदर्शन। जू ज़ीशेन ने अचानक अपने हाथ ताली बजाए और हंसे। अपने सिर को बाकिंगयान की ओर मोड़ते हुए एक चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ कहा, भाई बा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं आज आपके परिवार में आकर ऐसा अच्छा प्रदर्शन देख पाऊंगा। इस वृद्ध आदमी के दिल में शत्रुता बहुत कम हो गई है। चूंकि हाई के परिवार में शोरगुल हो गया था, जू ज़ीशेन ने कोई कार्रवाई नहीं की थी और इसके बजाय बड़े चाव से देख रहे थे। हाई के परिवार और उनके जू परिवार की ताकत बराबर थी और वे एक सामान्य सीमा साझा करते थे। उन्होंने हमेशा एक दूसरे के साथ व्यापार किया था, इसलिए उनके बीच कुछ छोटे मोटे झगड़े भी थे। स्वाभाविक रूप से जू ज़ीशेन हाई के परिवार के साथ ऐसा होते देखकर खुश थे। जब वह लौटेंगे तो वह इसके बारे में अपने पुराने दोस्तों को बताएंगे। जू ज़ीशेन के कटाक्ष के कारण बा किंगयान का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया, क्योंकि उन्होंने जानलेवा इरादे से वू यी को घूरा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि परिवार में लोग कैसे लड़ते थे, वह एक आंतरिक संघर्ष था, लेकिन अब यह बाहरी लोगों के लिए एक हंसी का पात्र बन गया था, जिससे बा किंगयान बहुत क्रोधित थे। वह भी वू यी को अपाहिज करके उसे सजा देने के लिए परिवार में वापस ले जाने का इंतजार नहीं कर सकते थे। भाई बा, आपके परिवार के मामलों पर बंद दरवाजों के पीछे चर्चा की जानी चाहिए। ये वृद्ध आदमी हस्तक्षेप करने में बहुत आलसी है। इस बार ये वृद्ध आदमी केवल इस छोटे हरामी को मारने आया था जिसने तियानजे को घायल किया। अच्छा प्रदर्शन देखने के बाद बा किंगयान अधीर हो गए थे, इसलिए उन्होंने त्रिपाठी जीवप्ती की ओर इशारा किया और ताना मारा, छोटे हरामी, तुम बस एक महिला के पीछे छिपना जानते हो। लगता है तुम सिर्फ एक कचरा हो जो एक महिला पर निर्भर रहता है। जल्दी बाहर निकलो और अपनी मौत का सामना करो। त्रिपाठी जीवप्ती पूरे समय ठंडी आंखों से देख रहे थे, यहाँ तक कि जब वू यी को उसके परिवार के वृद्ध द्वारा डांटा गया और हाई के परिवार से हटने के अपने इरादे की घोषणा की, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह किसी और का कारोबार था। हालांकि घटना का कारण उनका अपना था। अगर वह उस समय हस्तक्षेप करते तो स्थिति केवल बदतर होती। अब जब वू यी ने हाई के परिवार छोड़ने के अपने इरादे की घोषणा कर दी थी, तो त्रिपाठी जीवप्ती जानते थे कि इसका एक हिस्सा उनके कारण था, लेकिन दूसरा हिस्सा इसलिए था क्योंकि वू यी का दिल अपने परिवार के प्रति ठंडा हो गया था। किसी भी मामले में त्रिपाठी जीवप्ती वू यी के बहुत आभारी थे। एक महिला के लिए इतनी दूर तक जाना वास्तव में मुश्किल था। त्रिपाठी जीवप्ती ने गुप्त रूप से फैसला किया कि वह वू यी को अच्छी तरह से क्षतिपूर्ति करेंगे और उनकी इच्छाओं को पूरा करने और उन्हें छायांकित तारा के बाहर की दुनिया दिखाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे। उनके जैसी महिला को एक छोटे से परिवार से बंधे नहीं रहना चाहिए। इन सब पर विचार करते हुए त्रिपाठी जीवप्ती आगे बढ़े, वू यी के कंधे को धीरे से थपथपाया और उसे अपने पीछे खींच लिया। जू ज़ीशेन की ओर देखते हुए उन्होंने ताना मारा, बूढ़े कुत्ते, तुम बहुत अहंकारी हो, है ना? जू ज़ीशेन की आंखों में ठंडी चमक आई क्योंकि उन्होंने सिर हिलाया। अच्छा 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 लड़के, तुम बहुत अहंकारी हो। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी सिर्फ जुबान ही तेज नहीं है। ऐसा कहते हुए जू ज़ीशेन की आंखों से एक ठंडी आध्यात्मिक ऊर्जा का उतार चढ़ाव निकला और एक नुकीली तलवार की तरह त्रिपाठी जीवप्ती के सिर में घुस गया। त्रिपाठी जीवप्ती ने जू तियानजे को अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करके एक बेवकूफ बना दिया था। जू ज़ीशेन ये किसी और से बेहतर जानते थे। अब वह उसे अपनी ही दवा का स्वाद चखना चाहते थे। ये देखकर कि त्रिपाठी जीवप्ती केवल तृतीय श्रेणी संत थे, उनसे पूरे एक महान क्षेत्र कम, जू ज़ीशेन ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। वह त्रिपाठी जीवप्ती को प्रताड़ित करना चाहते थे और उन्हें ऐसे अभिमानी शब्द बोलने की कीमत बताना चाहते थे। बर्फीली आध्यात्मिक ऊर्जा त्रिपाठी जीवप्ती के ज्ञान सागर में घुस गई, लेकिन इससे पहले कि वह एक लहर भी बना पाती, वह धधकते ज्ञान सागर द्वारा जला दी गई, यहाँ तक कि उसका एक भी निशान नहीं बचा। जू ज़ीशेन की आत्मा भी घायल हो गई, उनका चेहरा काफी पीला पड़ गया। जू ज़ीशेन ने अविश्वसनीय रूप से त्रिपाठी जीवप्ती को घूरा। अभी उन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी आत्मा को सीधे जलाने वाली अपनी से अधिक शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा की एक लहर महसूस की थी। अगर यह उनके द्वारा अपनी पूरी ताकत का उपयोग न करने और पीछे हटने के लिए नहीं होता, तो केवल पलटवार से ही वह गंभीर रूप से घायल हो जाते, भले ही वह मरते नहीं। जू ज़ीशेन का रंग बदल गया क्योंकि उनकी आंखें त्रिपाठी जीवप्ती पर घूम गईं, कुछ खोजने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें विश्वास नहीं था कि त्रिपाठी जीवप्ती के पास इतनी शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा की खेती थी और उन्होंने सोचा कि त्रिपाठी जीवप्ती किसी प्रकार का शक्तिशाली आत्मा प्रकार का विरूपण पहन रहे थे। हालांकि लंबे समय तक खोज करने के बाद भी जू ज़ीशेन को कोई सुराग नहीं मिला, जिससे उन्हें बहुत झटका लगा।
मौजूद सभी लोगों में केवल वकिंग यान नामक वृद्ध व्यक्ति को छोड़कर, जिनकी ताकत सूजी शेन के बराबर थी, किसी के पास भी उच्च खेती नहीं थी। उनमें से अधिकांश सिर्फ संत थे, जिनमें से थोड़ी संख्या में प्रथम या द्वितीय श्रेणी संत राजा थे। उनमें से किसी को भी पता नहीं था कि अभी क्या हुआ था, लेकिन ये देखकर कि सूजी शेन हमला करने वाले थे, उन सभी ने अपना ध्यान त्रिपाठी जीवप्ती के दुखद भाग्य की ओर मोड़ दिया। लेकिन त्रिपाठी जीवप्ती उदासीन रहे, जबकि सूजी शेन का चेहरा पीला पड़ गया, जैसे कि उन्हें किसी प्रकार की चोट लगी हो, जिससे मौजूद सभी लोग भ्रमित हो गए। केवल वकिंग यान की आंखें चमकी, क्योंकि उन्होंने त्रिपाठी जीवप्ती की ओर घूरा, जैसे कि उन्होंने कुछ खोज लिया हो, लेकिन जल्द ही उन्होंने धीरे धीरे सिर हिलाया, अपनी अटकल को नकारते हुए। उन्हें नहीं लगा कि त्रिपाठी जीवप्ती अपनी वर्तमान ताकत से सूजी शेन को चोट पहुंचा सकते हैं। हालांकि सूजी शेन की आत्मा का आभा पहले से कहीं ज्यादा कमजोर था, इसलिए यह नकली नहीं लग रहा था। वकिंग यान समझ नहीं पाए कि क्यों। बूढ़े कुत्ते, क्या तुम हमला करने जा रहे हो? अगर तुम नहीं करते हो तो मैं शुरू करने जा रहा हूँ। त्रिपाठी जीवप्ती ने सूजी शेन पर मुस्कुराया। जब वह तृतीय श्रेणी संत क्षेत्र में पहुंचे थे, तब भी वह द्वितीय श्रेणी संत राजाओं को मारने में सक्षम थे। अब जब उनका शरीर सुनहरे रक्त से भरा हुआ था, उनकी जीवन शक्ति और जीवन शक्ति पहले से कहीं ज्यादा थी। उनके लिए अभ्यास करने के लिए एक तृतीय श्रेणी संत राजा होना दुर्लभ था, इसलिए त्रिपाठी जीवप्ती जानना चाहते थे कि उनकी निचली रेखा कहाँ थी। ऐसा कहते हुए दानवी ज्वालाओं से ढकी एक लंबी तलवार अचानक त्रिपाठी जीवप्ती के हाथ में दिखाई दी। जैसे ही ये लंबी तलवार दिखाई दी, हाई के परिवार और सू परिवार के सभी लोगों ने डर का भाव दिखाया। वकिंग यान और सूजी शेन, जो उनमें सबसे मजबूत थे, ने गंभीर भाव दिखाए, क्योंकि उन्होंने अंधेरे दानवी ज्वालाओं की ओर घूरा। एपिसोड नंबर 1123। वहां मौजूद सभी लोगों ने उनकी ताकत की परवाह किए बिना इन दानवी ज्वालाओं की अजीबोगरीब प्रकृति को महसूस किया। उनमें से किसी ने भी पहले ऐसी अजीब शक्ति नहीं देखी थी। केवल इन दानवी ज्वालाओं से निकलने वाली शक्ति ही उन्हें असहज महसूस कराने के लिए काफी थी, जैसे कि उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा हो। ये तो पूछने की बात ही नहीं कि अगर वे सीधे इस तरह की शक्ति से टकराते तो उनका क्या हाल होता। एक समय के लिए कई लोगों ने डर और आतंक का भाव दिखाया। हाई के परिवार के वकिंग यान ने अपनी आंखें सिकोड़ी और चुपचाप लोगों के एक समूह को दूर ले जाने से पहले अपने परिवार के कृषक को इशारा किया। उन्होंने आखिरकार महसूस किया कि त्रिपाठी जीवप्ती अजीब तरह से व्यवहार कर रहा था। एक तुच्छ तृतीय श्रेणी संत कृषक, अगर उसके पास भरोसा करने के लिए कुछ नहीं होता, तो वह सूजी शेन के सामने इतनी अहंकार भरी हरकत कैसे कर सकता था। हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती का सहारा चाहे जो भी हो, वकिंग यान इस गड़बड़ी में शामिल होने वाले नहीं थे। जू परिवार और त्रिपाठी जीवप्ती के बीच की लड़ाई से उनका कोई लेना देना नहीं था, इसलिए वो किनारे खड़े होकर तमाशा देखकर खुश थे। जिसकी उन्हें ज्यादा परवाह थी, वह थी देशद्रोही बुली से कैसे निपटना है। बिना अनुमति के परिवार छोड़ने की हिम्मत करना, चाहे वह कोई भी हो, उसका अंत अच्छा नहीं होगा। त्रिपाठी ज्वाला ने त्रिपाठी जीवप्ती को पहले लड़ते हुए देखा था, इसलिए हालांकि वह नहीं जानती थी कि त्रिपाठी जीवप्ती सूजी शेन से बिना किसी नुकसान के बच पाएंगे या नहीं, फिर भी वह आज्ञाकारी ढंग से वूली और यूफेन को किनारे ले गई ताकि वे लड़ाई में न फंसे। उन्हें पीछे हटते हुए देखकर जू परिवार के कृषक भी पीछे हट गए। पलक झपकते ही केवल त्रिपाठी जीवप्ती और सूजी शेन ही बचे, जो एक दूसरे को दूर से घूर रहे थे। बूढ़े कुत्ते, मेरा सिद्धांत हमेशा रहा है कि अगर लोग मुझे चोट नहीं पहुंचाते हैं, तो मैं उन्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। चूंकि तुम आए हो, तो जाने के बारे में सोचना भी मत। त्रिपाठी जीवप्ती कोई आसान व्यक्ति नहीं थे जिनसे बात की जा सके। ये तो पूछने की बात ही नहीं है कि इस बूढ़े कुत्ते ने उन्हें छोटा जानवर कहकर और भी गुस्सा दिलाया। उन्होंने गुप्त रूप से फैसला किया कि आज उन्हें सबक सिखाना है। चाहे वह हाई के परिवार हो या जू परिवार, उन्होंने उन्हें अपनी आंखों में नहीं रखा। इन दोनों परिवारों के पास मूल वापसी क्षेत्र का स्वामी भी नहीं था, इसलिए त्रिपाठी जीवप्ती को भरोसा था कि वे उनका कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा भले ही मूल वापसी क्षेत्र का स्वामी उन पर हमला करता, वह आसानी से पीछे हट सकते थे। इस तरह उनके कोई संकोच नहीं थे। अहंकारी बच्चा। सूजी शेन का बूढ़ा चेहरा पीला पड़ गया। अभी अभी उनकी आत्मा को अनजाने में नुकसान पहुंचाने के बाद वह त्रिपाठी जीवप्ती की खोज कर रहे थे कि क्या उन्होंने किसी प्रकार का शक्तिशाली आत्मा प्रकार का विरूपण पहना हुआ था, लेकिन लंबे समय तक खोजने के बाद उन्हें कुछ भी नहीं मिला। जल्दबाजी में कार्य करने की हिम्मत न करते हुए सूजी शेन ने अपना हाथ लहराया और एक लगभग अदृश्य काली रेखा त्रिपाठी जीवप्ती की ओर भेजी। अभी अभी त्रिपाठी जीवप्ती ने चो युआन नामक कृषक को आसानी से मारने के लिए इस चीज का उपयोग अपने संतकी में छिपाने के लिए किया था। वकिंग ज्ञान के अलावा जो त्रिपाठी जीवप्ती की क्षमताओं से परिचित थे, किसी और ने इसे नोटिस नहीं किया था और उन सभी ने सोचा था कि त्रिपाठी जीवप्ती की संत की शक्तिशाली थी, लेकिन त्रिपाठी जीवप्ती की दिव्य चेतना मजबूत थी और वह लंबे समय से इस अजीब विरूपण से सतर्क थे। जैसे ही उसने हमला किया, त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी तलवार से उसके हमले का सामना किया। दानवी ज्वाला में दुनिया की सभी चीजों को जलाने की शक्ति थी और ये त्रिपाठी जीवप्ती की ताकत का आधार थी। त्रिपाठी जीवप्ती को विश्वास था कि भले ही ये पतली रेखा मूल श्रेणी का विरूपण हो, यह उनकी दानवी ज्वाला का विरोध नहीं कर पाएगी। धातु टकराने की एक कुरकुरी आवाज आई क्योंकि त्रिपाठी जीवप्ती के हाथ में दानवी ज्वाला तलवार से एक चिंगारी फूटी।
जब पतली रेखा दानवी ज्वाला तलवार से टकराई तो अचानक पतली रेखा से एक अत्यधिक ठंडी ऊर्जा निकली और सभी दिशाओं से त्रिपाठी जीवक्ति की ओर बह गई। त्रिपाठी जीवक्ति की आंखें सनकरी हो गई क्योंकि उनकी शक्तिशाली दिव्य चेतना पतली काली रेखा पर केंद्रित थी। उन्होंने पाया कि स्थिति उनकी अपेक्षा से कुछ अलग थी। उनकी दानवी ज्वाला का इस अदृश्य पतली रेखा पर बहुत कम प्रभाव पड़ा। हालांकि यह हिंसक रूप से जल रही थी, यह इसे बिल्कुल भी जला नहीं सकती थी। जू ज़िशेन के मुंह के कोने थोड़े उठे क्योंकि उनके चेहरे पर आत्मविश्वास का भाव दिखाई दिया और उन्होंने चिल्लाया, अपना जीवन सौंप दो। जैसे ही उनकी आवाज गिरी, पतली काली रेखा अचानक अनगिनत छोटे धागों में विभाजित हो गई जो एक साथ बुने हुए एक अभेद्य जाल का रूप ले लिया जो त्रिपाठी जीवक्ति की ओर बढ़ा। त्रिपाठी जीवक्ति ने तेजी से चकमा दिया जबकि उसी समय उन्होंने इस हमले का सामना करने के लिए एक हथेली भेजी। विशाल गगनभेदी हस्त तेजी से फैल गया जो पूरी दुनिया को ढकना चाहता था, जिससे देखने वाले सभी को ऐसा महसूस हुआ जैसे आसमान अचानक बहुत गहरा हो गया हो। एक हिंसक ऊर्जा का उतार चढ़ाव फैल गया और विशाल काली रेखा तुरंत ढह गई। जू ज़िशेन का शरीर हिल गया क्योंकि उन्होंने अविश्वसनीय रूप से त्रिपाठी जीवक्ति को घूरा। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उनकी छिपी हुई घातक चाल वास्तव में उनके द्वारा टूट जाएगी। ये ठीक उन्हीं के त्रिपाठी जीवक्ति के उनकी आत्मा को घायल करने में सक्षम होने के डर के कारण था कि जू ज़िशेन ने कोई दया नहीं दिखाई थी। वह केवल जू परिवार के चेहरे को बहाल करने के लिए त्रिपाठी जीवक्ति को यथाशीघ्र मारना चाहते थे, लेकिन उन्हें कैसे पता चला होगा कि यह पूरी तरह से बेकार होगा। न केवल इस तृतीय श्रेणी संत क्षेत्र के युवा की दृष्टि बेहद तेज थी जो उनकी छिपी हुई घातक चाल को देख रही थी, बल्कि उनकी संत की भी जू ज़िशेन के बराबर थी। अगर ऐसा नहीं होता तो ये युवा उनके नीदर शैडो आत्मा रेशम को तोड़ने में सक्षम नहीं होता। त्रिपाठी जीवक्ति द्वारा उनके नीदर शैडो आत्मा रेशम को तोड़ने का तरीका सरल लग रहा था, लेकिन वास्तव में इसे समर्थन देने के लिए एक अत्यंत शक्तिशाली बल की आवश्यकता थी। अगर यह उसी क्षेत्र का कृषक होता जैसे बाकिंग ज्ञान तो ऐसा करना उचित होता, लेकिन दूसरा पक्ष स्पष्ट रूप से सिर्फ एक संत क्षेत्र का कृषक था। क्या उसके पास वास्तव में जू ज़िशेन के साथ आमने सामने लड़ने की क्षमता थी? जू ज़िशेन इतने हैरान थे कि वह लगभग चिल्ला पड़े। अगर उन्हें संदेह था कि जब उनकी आत्मा घायल हुई थी तो त्रिपाठी जीवक्ति किसी प्रकार के विरूपण पर निर्भर थे, तो जू ज़िशेन अब ऐसा सोचने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। दूसरा पक्ष उनसे किसी भी तरह से कमजोर नहीं लग रहा था। इस युवा के साथ कुछ गड़बड़ थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने बाहर आने और जू ज़िशेन को उकसाने की हिम्मत की। पता चला कि वह बस एक बाघ को खाने के लिए एक सुअर होने का ढोंग कर रहे थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि चो युआन के लौटने पर गंभीर रूप से घायल हो गए थे और जू ज़िशेन ने उनसे कितनी भी पूछताछ की, वह कुछ नहीं कह पाए। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि चो युआन अभी अभी मुड़कर भाग गए थे। ऐसा लगता था कि उनकी चोटें भी इस युवा के कारण हुई थी, लेकिन वह सजा के डर से कुछ नहीं कह पाए। एक द्वितीय श्रेणी संत राजा को गंभीर रूप से घायल करने और उसके दिल में डर पैदा करने में सक्षम होना, इस युवा की क्षमता बस चौंकाने वाली थी। इसे महसूस करते हुए जू ज़िशेन ने अब त्रिपाठी जीवक्ति को कम नहीं आंका और उनका भाव बेहद गरिमापूर्ण हो गया। गगनभेदी हस्त द्वारा रोके गए काले धागों को वापस लेते हुए जू ज़िशेन ने एक गोली अपने मुंह में डाली और उसे निगल लिया। इस कार्रवाई को देखकर दर्शक हैरान रह गए। चाहे वह हाई के परिवार हो या जू परिवार, सभी के जबड़े लटक गए। उन सभी ने सोचा था कि जू ज़िशेन के व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करने पर त्रिपाठी जीवक्ति एक ही आदान प्रदान में हार जाएंगे। हास्यास्पद ये था कि उन्होंने बेशर्मी से शेखी बघारी थी और बार बार त्रिपाठी जीवक्ति का अपमान किया था। जू परिवार के कुछ कृषक तो ये देखने के लिए इंतजार कर रहे थे कि त्रिपाठी जीवक्ति को कैसे तबाह किया जाएगा और वह दया के लिए कैसे भीख मांगेगा। उन्हें कैसे पता चला होगा कि जू ज़िशेन के वार के बाद त्रिपाठी जीवक्ति का भाव शांत रहा, उनका एक भी बाल नहीं झड़ा जबकि उनके अपने वृद्ध ने गरिमापूर्ण भाव दिखाया और एक गोली भी निगल ली। जब तक कोई अंधा नहीं था, वे जानते थे कि चीजें उनकी कल्पना से अलग थीं। वृद्ध बा, इसका क्या मतलब है? वू ही के चचेरे भाई वू के नामक व्यक्ति ने बाकिंग ज्ञान से धीरे से पूछा। ईमानदारी से कहूं तो वह वास्तव में नहीं समझ पाया। इस सवाल को सुनकर सभी ने अपनी आंखें बाकिंग ज्ञान की ओर मोड़ दी, उनसे समझाने की उम्मीद कर रहे थे। तुम्हारा क्या मतलब है? बाकिंग ज्ञान ने ठंडी सांस ली। जू परिवार ने इस बार एक लोहे की थाली को ठोकर मारी है। भले ही वूके को समझ नहीं आया, उन्होंने बाकिंग ज्ञान के शब्दों का अर्थ समझा और त्रिपाठी जीवक्ति की ओर एक स्तब्ध नजर डाली। एक अजीब लहजे में कहा, वृद्ध बा, वह तो सिर्फ तृतीय श्रेणी संत लगते हैं। भले ही वह थोड़ी देर के लिए विरोध कर सके, सीनियर जू उन्हें जल्दी ही पकड़ लेंगे। आखिरकार उनके क्षेत्रों के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। वू ही पहले ही परिवार छोड़ चुकी थी और इस युवा के साथ जुड़ गई थी, इसलिए जब तक ये युवा मर जाता वू ही का भाग्य अच्छा नहीं होता। वू की चोट पर नमक नहीं डालना चाहते थे, लेकिन वह वू ही को फिर से उठते हुए भी नहीं देखना चाहते थे। कौन जानता है? बाकिंग ज्ञान की आंखें गहरी हो गईं, उनका ध्यान जू ज़िशेन पर नहीं बल्कि त्रिपाठी जीवक्ति पर केंद्रित था। जिस क्षण वह यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने इस व्यक्ति पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब भले ही वह नहीं चाहते थे, वह नहीं कर सकते थे। वू ही को यह छोटा बदमाश कहाँ मिला? वह थोड़ा राक्षस है। दोनों परिवारों के कृषक अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सके, जबकि वू ही और यू फैंग और भी ज्यादा हैरान थे। वे त्रिपाठी जीवक्ति की उत्पत्ति को किसी और से बेहतर जानते थे।
यह ह्यूफेंग ही थे जो त्रिपाठी जीवक्ति को तारा जहाज पर वापस लाए थे जब वह रक्तलाल क्रिस्टल के अंदर सो रहे थे। हालांकि सभी एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से घुल मिल गए थे, उन्होंने त्रिपाठी जीवक्ति को केवल एक छोटे कृषक के रूप में माना था जो यहाँ भटक गया था। वू यी ने त्रिपाठी जीवक्ति को नागगुफा पर्वत इसलिए दिया था क्योंकि वह बाहरी दुनिया से ज्यादा परिचित थे और उन्हें लगा कि भविष्य में उनसे परामर्श करने की जरूरत होगी। उन दोनों में से किसी को भी नहीं पता था कि त्रिपाठी जीवक्ति की विरासत इतनी अद्भुत थी। त्रिपाठी ज्वाला को खुद पर गर्व महसूस हुआ और उन्होंने कहा, चिंता मत करो, त्रिपाठी जीवक्ति को नुकसान नहीं होगा। पिछली बार उन्होंने कुछ संत राजाओं को मार डाला और यहाँ तक कि चो युआन नामक उस आदमी को भी भागने के लिए मजबूर कर दिया। हालांकि वह बुरा पाखंडी चो युआन से ज्यादा मजबूत दिखता है, वह ज्यादा मजबूत नहीं होना चाहिए। वू यी ने अपने मुंह को ढकने से खुद को नहीं रोक पाई। तुम कह रही हो उन्होंने संत राजाओं को मार डाला? तुम मजाक तो नहीं कर रही हो, है ना? त्रिपाठी ज्वाला ने अपने होंठ सिकुड़े। उन्होंने मेरे सामने उन्हें मार डाला। यह इतना डरावना था कि मैं उठने से पहले 3 दिनों तक कोमा में रही। त्रिपाठी ज्वाला ने तुरंत आग में कुछ तेल डाल दिया क्योंकि उन्होंने उस समय की स्थिति को याद किया। उन्हें नाचते हुए देखकर उनके चेहरे पर घबराहट का कोई निशान नहीं था, केवल उत्साह था। जब वू यी और यू फेंग ने ये सुना तो दोनों ही चौंक उठे। जूनियर, मैं मानता हूँ इस वृद्ध आदमी ने तुम्हें कमा का, लेकिन तो क्या? अगर मैं जू ज़ीशेन तुम्हें मारना चाहता हूँ तो यह मत सोचना कि तुम कल का सूरज देखने के लिए जीवित रहोगे। जू ज़ीशेन ने एक गोली निगल ली और उनकी घायल आत्मा ने आखिरकार कम दर्द महसूस किया। हालांकि वह इसकी मरम्मत नहीं कर सकते थे। जब तक वह अस्थायी रूप से अपनी चोटों को दबा सकते थे, वह पूरी ताकत लगा सकते थे। वह पतला धागा कोई विरूपण नहीं है। त्रिपाठी जीवक्ति द्वारा अपनी घातक चाल को वापस धकेलने के बाद उन्होंने पीछा नहीं किया और इसके बजाय सिर्फ अपनी आंखें उन पर घुमाईं। यह इस क्षण तक नहीं था कि उनकी भौहें उठी। उन्होंने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि ये काला धागा बिल्कुल भी कोई विरूपण नहीं था, अन्यथा उनकी दानवी ज्वाला इसके खिलाफ अप्रभावी नहीं होती। इस काले धागे ने उन्हें जो भावना दी वह एक आत्मा हमले की तरह थी, एक ठोस आत्मा हमला। अचानक खुश होकर त्रिपाठी जीवक्ति ने घोषणा की, अच्छी चीज, मुझे वह धागा चाहिए। चूंकि तुम में पूछने की हिम्मत है, मुझे नहीं पता कि तुम में इसे लेने का जीवन होगा या नहीं। जू ज़ीशेन ने ठंडी सांस ली। उनके शरीर से एक शक्तिशाली आभा निकली क्योंकि उनके पैरों के नीचे की जमीन अचानक कुछ मीटर धंस गई। जू ज़ीशेन की चोगे बिना किसी हवा के फड़फड़ाए क्योंकि उनका चेहरा दुर्भावनापूर्ण इरादे से भर गया था। उनके शरीर से एक ठंडी आभा बह निकली जिससे मौजूद सभी लोगों को ऐसा महसूस हुआ जैसे वे अपने कानों के पास हवा का झोंका सुन सकते हों। अनगिनत नीदर शैडो आत्मा धागे उनके शरीर से निकले। गहरे काले नीदर शैडो आत्मा धागों ने उन्हें एक लंबे बालों वाले राक्षस की तरह बदसूरत बना दिया। ये नीदर शैडो आत्मा धागे जीवित हो गए जैसे वे त्रिपाठी जीवक्ति की ओर बढ़े। बीच रास्ते में वे अचानक एक साथ इकट्ठे हो गए और एक अंगूठे की मोटाई का भाला बना लिया जो त्रिपाठी जीवक्ति के दिल की ओर अत्यधिक तेज गति से घूम गया। एपिसोड नंबर 1124। भाले की घूमती हुई शक्ति ने हवा को हिला दिया और त्रिपाठी जीवक्ति के पीछे अचानक एक बवंडर दिखाई दिया। उसकी गति चौंकाने वाली थी। नीदर शैडो आत्मा रेशम का भाला बेहद तेज था और पलक झपकते ही वह त्रिपाठी जीवक्ति के सामने आ गया। सभी के आश्चर्य के लिए ऐसे भयानक वार के सामने त्रिपाठी जीवक्ति ने चकमा देने की कोशिश भी नहीं की और इसके बजाय भाले को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उनकी हथेली से दानवी ज्वाला फूट पड़ी और त्रिपाठी जीवक्ति का भाव गरिमापूर्ण हो गया। स्पष्ट रूप से वह अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहे थे। ची, एक कान फाड़ने वाली और असहनीय आवाज गूंज उठी। जिस क्षण त्रिपाठी जीवक्ति ने भाले को पकड़ा, एक विशाल घूर्णी बल ने उन्हें चारों ओर घुमा दिया। गति इतनी तेज थी कि ऐसा लग रहा था जैसे त्रिपाठी जीवक्ति को किसी ने चारों ओर फेंक दिया हो और उनका आकृति लगातार पीछे धकेला जा रहा था। इस घाव से सुनहरा रक्त निकल आया, लेकिन जल्द ही त्रिपाठी जीवक्ति के पीछे हटने की गति धीमी हो गई और उनका शरीर, जिसे आंखों से ओझल कर दिया गया था, धीरे धीरे स्थिर हो गया और अंत में स्थिर हो गया। उनकी हथेली पर दानवी ज्वाला के अलावा जलने की गंध भी थी। स्पष्ट रूप से उन्हें कुछ मामूली चोटें लगी थीं। हालांकि त्रिपाठी जीवक्ति ने परवाह नहीं की। जू ज़ीशेन के काले धागे वास्तव में बचाव करना मुश्किल थे और बेहद अजीब थे, यहाँ तक कि उनकी दानवी ज्वाला भी उन्हें जला नहीं सकती थी। चाहे वे कुछ भी हों, त्रिपाठी जीवक्ति पहले उन्हें नष्ट कर देंगे या छीन लेंगे। अन्यथा अगर जू ज़ीशेन इन चीजों का उपयोग करके उन पर हमला करते रहे तो त्रिपाठी जीवक्ति वास्तव में इसके बारे में कुछ नहीं कर पाएंगे। त्रिपाठी जीवक्ति ने अभी अभी अपना पैर जमाया था कि जू ज़ीशेन एक विशाल पेन की तरह उड़ते हुए आए। त्रिपाठी जीवक्ति और वू यी के विस्मय के बीच एक हिंसक शक्ति जू ज़ीशेन की हथेलियों से निकली और अजीब हमलों की एक श्रृंखला बनाई जिसने त्रिपाठी जीवक्ति पर बमबारी की। त्रिपाठी जीवक्ति ने एक हाथ में काला भाला पकड़ा और धागों में अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को धकेला। जू ज़ीशेन द्वारा छोड़े गए आध्यात्मिक ऊर्जा के ब्रांड को जला दिया और उस पर उनका नियंत्रण मिटा दिया, जबकि उसी समय उन्होंने एक गगनभेदी हस्त भेजा। होंग होंग होंग, जू ज़ीशेन टूटी हुई डोरी वाली पतंग की तरह पीछे की ओर उड़ गए। हवा में एक मुंह भर खून उगल दिया। उनका चेहरा एक बार फिर पीला पड़ गया। त्रिपाठी जीवक्ति को भी एक दर्जन से अधिक कदम पीछे धकेल दिया गया। जिस हाथ का उन्होंने इस हमले को रोकने के लिए इस्तेमाल किया था
उसमें शक्तिहीनता की एक संक्षिप्त भावना महसूस हुई क्योंकि उनकी छाती में खून उबल रहा था और उन्होंने एक मुंह भर सुनहरा रक्त खांस दिया। हालांकि उनकी स्थिति स्पष्ट रूप से जूजी शेन से बहुत बेहतर थी। उनका चेहरा एक उत्साहित मुस्कान से भरा हुआ था क्योंकि उन्होंने अपने हाथ पर अनगिनत धागों को देखा इससे पहले कि उन्हें अपनी अंतरिक्ष अंगूठी में फेंक दिया। तुम मेरी आत्मा ब्रांड को पल भर में मिटा सकते हो। जूजी शेन का चेहरा बहुत बदल गया, चाहे वह क्रोध या अविश्वास के कारण हो। उनका शरीर कांप उठा क्योंकि उन्होंने अपनी उंगली त्रिपाठी जीवप्ती की ओर इशारा किया। खून का एक और मुंह उगल दिया। हा। त्रिपाठी जीवप्ती हंसे, अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और गर्व से कहा, मैंने कहा था कि मुझे वह चीज चाहिए, तो मुझे वह चाहिए। अहंकारी, दबंग, हावी। भीड़ में हंगामा मच गया। सभी को अचानक याद आया कि त्रिपाठी जीवप्ती ने वास्तव में अभी अभी ऐसी बात कही थी, लेकिन उन्हें कैसे पता चला होगा कि 10 सांसों से भी कम समय में उन्होंने वास्तव में ऐसा कर दिया था। एक संत क्षेत्र का कृषक वास्तव में एक संत राजा क्षेत्र के स्वामी से एक विरूपण छीनने और पल भर में उसकी आत्मा ब्रांड को मिटाने में सक्षम था। इस संत राजा क्षेत्र के स्वामी की आध्यात्मिक ऊर्जा कितनी शक्तिशाली थी। उसके पास ऐसी क्षमता कैसे हो सकती थी। धत तेरी की। यू फैंग खुद को कोसने से नहीं रोक पाए। उनकी दोनों आंखें हिंसक रूप से कांप रही थी। न केवल त्रिपाठी ज्वाला और वुई इस दृश्य से चकाचौंध थे, बल्कि हाई के परिवार की कई युवा महिलाएं भी जो वुई की उसी पीढ़ी की थी, त्रिपाठी जीवप्ती को घूर रही थी जैसे कि वे उन्हें जिंदा खाना चाहती हों। उन सभी ने अचानक पाया कि तथाकथित युवा प्रतिभाएं जिन्हें उन्होंने पहले देखा था, इस अज्ञात मूल के व्यक्ति से बिल्कुल भी तुलना नहीं कर सकती थी। वे लोग बस कचरा थे। यहाँ तक कि बाकिंग ज्ञान की पुतलियां भी सिकुड़ गईं क्योंकि उनकी आंखों की गहराई में आतंक की एक मोटी भावना चमक उठी। वह किसी और से बेहतर जानते थे कि जूजी शेन किस स्तर पर थे। आमने सामने की लड़ाई में वह जूजी शेन के विरोधी नहीं हो सकते थे, लेकिन ऐसे व्यक्ति ने केवल 2 चालों का आदान प्रदान किया था इससे पहले कि इस युवा ने उनका विरूपण छीन लिया और गंभीर चोटें भी झेली। अगर बाकिंग ज्ञान को इस युवा के खिलाफ लड़ना होता तो परिणाम क्या होता। बाकिंग ज्ञान को अचानक सिर दर्द और अपनी छाती में कसाव महसूस हुआ। त्रिपाठी जीवप्ती खुशी से मुस्कुराए, जूजी शेन के विरूपण को छीनने के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने पाया कि उनकी वर्तमान युद्ध शक्ति वास्तव में एक तृतीय श्रेणी संत राजा के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकती थी। हालांकि यह निर्विवाद था कि जूजी शेन की युद्ध शक्ति इस स्तर के कृषक के लिए बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। आखिरकार उनका क्षेत्र अभी भी काफी ऊंचा था। इसके अलावा त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। अंतरिक्ष के दाव के रहस्य, उनके सुनहरे रक्त की शक्ति, विनाश की दानवी आंख। त्रिपाठी जीवप्ती ने इनमें से किसी भी तुरुप के पत्ते का इस्तेमाल नहीं किया था। उन्होंने जिस पर भरोसा किया था वह उनके शरीर में संग्रहित ताकत थी। वृद्ध आदमी चांद चाक। जू परिवार के संत राजा क्षेत्र के कृषक ने जूजी शेन को नुकसान उठाते हुए देखा और खतरे में चिल्लाया। जूजी शेन ने अपना हाथ लहराया, उन्हें आगे बढ़ने से रोका। उनके चेहरे पर पागलपन का भाव भर गया क्योंकि उन्होंने हिंसक रूप से दहाड़ा, अच्छा, युवा पीढ़ी समय के साथ हमसे आगे निकल जाएगी। इस वृद्ध आदमी को उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे जैसा कोई होगा। अगर मैं तुम्हें आज नहीं मारता तो यह वृद्ध आदमी इंसान नहीं है। ऐसा कहते हुए जूजी शेन ने अचानक एक प्राचीन चित्र स्क्रॉल को बुलाया जो एक मोटी और ठोस आभा से निकला। जैसे ही यह चित्र स्क्रॉल दिखाई दिया, सभी को थोड़ा दम घुटता हुआ महसूस हुआ, जैसे कि उनके सिर पर कुछ दबा रहा हो। 100 पहाड़ चित्र। बाकिंग ज्ञान ने स्पष्ट रूप से इस चित्र स्क्रॉल को पहचाना और उनका चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया क्योंकि उन्होंने चिल्लाया, पीछे हटो। हाई के परिवार के लोगों ने बिना शर्त उनके शब्दों पर विश्वास किया और स्वाभाविक रूप से उनका बारीकी से अनुसरण किया, तुरंत पीछे हट गए। जू परिवार स्वाभाविक रूप से अपनी सीमाएं जानता था और उन्होंने भी मुड़कर भागना शुरू कर दिया। उन्हें भागते हुए देखकर वुई और यू फैंग अचानक बेचैन हो गए। वुई ने जल्दी से चिल्लाया, हमें भी पीछे हटना चाहिए। जरूरत नहीं। त्रिपाठी ज्वाला युन ने अपना हाथ लहराया। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपने छोटे हाथों में कई अजीब चीजें बुलाईं और उन्हें उन तीनों के चारों ओर व्यवस्थित किया। जल्द ही उन्होंने सब कुछ व्यवस्थित करना समाप्त कर दिया और खुशी से अपने हाथों को थपथपाया। ये स्थिति अच्छी है, बस तमाशा देखने के लिए अच्छा है। वुई ने उन्हें आवाकर्षित होकर घूरा, यह नहीं जानती थी कि वह बस अज्ञानी थी या नहीं। हालांकि अब पीछे हटना बहुत देर हो चुकी थी। जूजी शेन द्वारा 100 पहाड़ चित्र को बुलाने के बाद एक छोटे पहाड़ की प्रेत छवि तुरंत उससे बाहर निकल आई। ये पहाड़ कई दर्जन मीटर ऊंचा था और एक स्वर्ग को नष्ट करने वाला, पृथ्वी को हिला देने वाला गति से निकला क्योंकि ये त्रिपाठी जीवप्ती की ओर टकराया। उनके दिल के निचले हिस्से से संकट की एक अकल्पनीय भावना उठी और त्रिपाठी जीवप्ती का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया क्योंकि उन्होंने जल्दी से अपने सिर के ऊपर कई महान स्वर्गीय ढालें व्यवस्थित की। इस बूढ़े आदमी को तुम्हें टुकड़े टुकड़े करते हुए देखो। जूजी शेन दहाड़ा और जैसे ही उनकी आवाज गूंज उठी, छोटे पहाड़ की छवि भारी रूप से नीचे दब गई। कच। उन्होंने अभी अभी जो कई महान स्वर्गीय ढालें संघनित की थी वे पूरी तरह से बेकार थी क्योंकि उन्हें छोटे पहाड़ के प्रेत द्वारा सीधे कुचल दिया गया था। हालांकि प्रेत की गति कम नहीं हुई और इसने त्रिपाठी जीवप्ती पर दबाव डालना जारी रखा। त्रिपाठी जीवप्ती ने हिलने डुलने के लिए भी संघर्ष किया क्योंकि उन्होंने गुप्त रूप से अपने दिल में शाप दिया था। जूजी शेन का 100 पहाड़ चित्र विरूपण स्पष्ट रूप से एक मूल श्रेणी का विरूपण था और हालांकि प्रेत भ्रमपूर्ण लग रहा था, ये वास्तव में एक छोटे पहाड़ जितना भारी था।
अगर यह वास्तव में उन पर दबाव डालता तो त्रिपाठी जीवप्ती ने अनुमान लगाया कि भले ही उनका शरीर अत्याचारी था, वह इसका सामना नहीं कर पाएंगे। कोई विकल्प नहीं बचा था। त्रिपाठी जीवप्ती केवल अपनी अंतरिक्ष शक्ति का उपयोग कर सकते थे। उनकी आकृति चमकी और वह मौके से गायब हो गए। छोटे पहाड़ ने सीधे त्रिपाठी जीवप्ती की अनुकृति को कुचल दिया, जिससे पृथ्वी हिंसक रूप से कांप उठी। जमीन मकड़ी की तरह फट गई और यहाँ तक कि दूर की पर्वत चोटी भी कुछ बार हिल गई। अनगिनत पक्षी चौंक गए और सभी दिशाओं में बिखर गए। जूजी शेन एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, इससे पहले कि वह हंसे बिना नहीं रह सके। जूनियर, अब तुम्हें पता चला कि यह वृद्ध आदमी कितना शक्तिशाली है। मुझसे लड़ने की हिम्मत करना, तुम अभी भी बहुत अनुभवहीन हो। वूई का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने भी सोचा कि त्रिपाठी जीवप्ती मारे गए थे। बूढ़े कुत्ते, क्या तुम सिर्फ भौंकना जानते हो? त्रिपाठी जीवप्ती की आवाज अचानक किनारे से आई और अंतरिक्ष की शक्ति वाली स्वर्ग दंड देने वाली भाला अंतरिक्ष की नाकेबंदी को तोड़ते हुए जूजी शेन के सामने तुरंत दिखाई दी। जूजी शेन, जिन्हें खुद पर गर्व महसूस हो रहा था, ठंडे पसीने से तर हो गए और इसके बारे में सोचे बिना उन्होंने हताश होकर अपनी संतकी को धकेला। उनके 100 पहाड़ चित्र से एक और प्रेत पहाड़ उड़ गया, लेकिन ये पिछले वाले से बहुत बड़ा था, कम से कम 1000 मीटर ऊंचा। स्वर्ग दंड देने वाली भाला इस प्रेत पहाड़ से अवरुद्ध हो गई और बिना किसी प्रभाव के लौट आई। जूजी शेन हैरान और क्रोधित दोनों थे, क्योंकि उन्होंने अपनी उंगली से इशारा किया और त्रिपाठी जीवप्ती की ओर फिर से एक दूसरा पहाड़ भेजा। त्रिपाठी जीवप्ती आखिरकार समझ गए कि इस विरूपण को 100 पहाड़ चित्र क्यों कहा जाता था, क्योंकि इस चित्र स्क्रॉल में स्पष्ट रूप से 100 पर्वत चोटियां थीं। हर बार जब जूजी शेन एक को बुलाते थे तो चित्र स्क्रॉल में एक कम हो जाता था और हर एक पिछले वाले से बड़ा होता था। सबसे बड़ा त्रिपाठी जीवप्ती को केवल उसे देखकर डर लग रहा था। अगर वह उससे टकराते तो वह तुरंत राख में बदल जाते। हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती ये भी जानते थे कि जूजी शेन की क्षमता से उनके लिए 100 पर्वत चोटियों को बुलाना असंभव था। इस विरूपण की शक्ति छोटी नहीं थी। दूसरी पर्वत चोटी अत्यधिक तेज गति से त्रिपाठी जीवप्ती की ओर टकराई, जबकि पहली छोटी पर्वत चोटी भी ऊपर उड़ गई और दोनों तरफ से त्रिपाठी जीवप्ती पर हमला किया। प्रत्येक प्रेत पर्वत चोटी ने एक दमनकारी आभा दी, जिससे त्रिपाठी जीवप्ती की हलचल और संतकी का संचार करना मुश्किल हो गया। जूजी शेन वास्तव में पागल हो गए थे। उन्होंने एक ही बार में तीसरी और चौथी पर्वत चोटियों को बुलाया। 4 चोटियों के साथ उन्हें रोकते हुए त्रिपाठी जीवप्ती के पास उनसे बचने का कोई रास्ता नहीं था। एक हिंसक प्रभाव गूंज उठा और आसपास का अंतरिक्ष ढह गया, क्योंकि एक शक्तिशाली शॉकवेव बह निकली। पल भर में नागुफा पर्वत उखड़ गया और अनगिनत पेड़ इस शॉकवेव से टुकड़े टुकड़े हो गए। इस प्रलय जैसे दृश्य को देखकर जू परिवार और हाई के परिवार के कई कृषक के चेहरे पीले पड़ गए। वे जानते थे कि अगर वे अभी अभी पीछे नहीं हटे होते तो भले ही वे वहां खड़े होकर देखते, वे प्रभावित होते, क्योंकि अब भी ऊर्जा की लहरों ने अभी भी सभी की त्वचा को दर्द दिया, जैसे कि उन्हें चाकू से काटा जा रहा हो। कम ताकत वाले लोगों को विरोध करने के लिए अपनी संतकी का संचार करना पड़ा। उनमें से कई को उड़ा दिया गया था और ये बताना असंभव था कि वे अभी भी जीवित थे या नहीं। एक बार 100 पहाड़ चित्र दिखाई देने के बाद इस वृद्ध आदमी को भी अस्थायी रूप से इससे बचना पड़ा। वह युवा व्यक्ति निश्चित रूप से मर चुका है। बाकिंग्यान ने धीरे से सांस छोड़ी। उनके चेहरे पर एक अजीब भाव था, चाहे वह राहत हो या पछतावा। इस अराजक युद्ध के मैदान में केवल एक जगह अछूती रही, और वह जगह थी जहां त्रिपाठी ज्वाला, वूई और यूफैंग खड़े थे। जब ऊर्जा की शक्तिशाली लहर उनसे टकराई तो वूई और यूफैंग दोनों को लगा जैसे वे बर्बाद हो गए थे। वे कैसे अनुमान लगा सकते थे कि उनके सामने अचानक एक हल्का पर्दा दिखाई देगा। इस हल्के पर्दे से लहरें फैल गई और आने वाली सभी लहरों को रोक दिया, इसलिए उनमें से कोई भी खतरे में नहीं था। एपिसोड नंबर 1125। तुम एक विन्यास महागुरु हो। वूई ने एक पल के लिए हकलाते हुए त्रिपाठी ज्वाला को घूरा। हालांकि वह जानती थी कि त्रिपाठी ज्वाला अभी अभी एक आत्मा विन्यास की व्यवस्था कर रही थी, उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसने आकस्मिक रूप से व्यवस्थित किया गया आत्मा विन्यास इतना शक्तिशाली होगा। वूई ने पहले कभी ऐसी उपलब्धि के बारे में सुना भी नहीं था। यूफैंग ने पूजा के भाव से त्रिपाठी ज्वाला को घूरा। दूसरी ओर जूजी शेन, जिसने 4 चोटियों को बुलाया था, एक पल में कुछ हद तक बूढ़ा हो गया था, लेकिन अपने चारों ओर लगभग बह चुके अंतरिक्ष को देखते हुए वह राहत की सांस लेने से खुद को नहीं रोक सका। इतने सालों तक जीने के बाद वह कभी भी त्रिपाठी जीवप्ती जैसे किसी से नहीं मिला था। वह ये भी नहीं समझ पाया कि त्रिपाठी जीवप्ती पहले हमले से बचने में कैसे कामयाब रहे थे। उनके हिलने डुलने का कोई निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अंतरिक्ष के अस्तित्व को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया हो और एक जगह से दूसरी जगह सीधे टेलीपोर्ट हो गए हों। हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती कितने भी मजबूत क्यों न हो, अब तक उनकी बिना किसी साबुत लाश के मर जाना चाहिए था। जूजी शेन शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुके थे, लेकिन वह अभी भी दिल से मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया था और जू परिवार के नाम पर कलंक नहीं लगाया था। अचानक उनके दिल में संकट की एक अजीब भावना उमड़ पड़ी। जूजी शेन कई लड़ाइयों के अनुभवी थे, इसलिए बिना सोचे समझे उन्होंने जल्दी से संकट के स्रोत की ओर 4 पहाड़ के प्रेतों को भेजा, जबकि अपना सिर उसकी दिशा में देखने के लिए घुमाया। एक नज़र में जूजी शेन लगभग चीख पड़े। जिस युवा को वह सोच रहा था कि बिना दफन स्थल के मर जाएगा, वह वास्तव में इस समय अछूता था।
उनके हाथ में लंबी तलवार, जो घूमती हुई दानवी ज्वालाओं से ढकी हुई थी, ने एक विशाल तलवार प्रकाश को काट दिया जो बिजली के बोल जैसा था, जो उनकी ओर वार करते हुए सब कुछ नष्ट करने की आभा के साथ था। जू ज़िशेन कांप उठे और लगभग अपनी जीभ निगल गए। होंद होंद होंद, विशाल काली तलवार लहर प्रेत चोटियों से टकराए और अवरुद्ध हो गई, लेकिन अति प्रवाहित ठंडक, यांग और दुष्टता के बीच विरोधाभास ने जू ज़िशेन के हाथों और पैरों को ठंडा कर दिया। उन्हें यकीन था कि अगर वह इन काली ज्वालाओं से जल जाते तो वह उन्हें घोल नहीं पाते और अंततः जलकर राख हो जाते। ये किस तरह का राक्षस है? न केवल जू ज़िशेन हैरान और क्रोधित थे, बल्कि जू परिवार और हाई के परिवार के कृषक ने भी चिल्लाया। यहाँ तक कि बाघ किंगियान की आंखें भी भ्रम से भरी हुई थीं। यहाँ तक कि उनकी आंखों की रोशनी से भी वह ये नहीं देख पाए थे कि त्रिपाठी जीवप्ती ने अभी अभी 4 चोटियों से बचने में कैसे कामयाबी हासिल की थी। भले ही वह होते, अगर उन्होंने पहले से भागने की तैयारी नहीं की होती तो उस तरह के दबाव में उनके लिए अछूता रहना असंभव होता। हालांकि इस युवा ने ऐसा किया था। बाघ किंगियान यह देखकर चौंक गए कि उन्होंने इस युवा की ताकत को बार बार कम आंका था। वह इंसान नहीं बल्कि एक राक्षस था। जू ज़िशेन दहाड़ा क्योंकि पहले 4 पर्वत चोटियां उन्हें घेर लिया, एक अभेद्य रक्षात्मक बाधा बना ली। वह वास्तव में डर गए थे। उनके दिल के निचले हिस्से से आया डर उन्हें त्रिपाठी जीवप्ती के सामने खुद को उजागर करने की हिम्मत नहीं करने दे रहा था। उन्हें डर था कि अगर वह लापरवाह हुए तो उन्हें मार दिया जाएगा। त्रिपाठी जीवप्ती का दिव्य चेतना हमला, जिसमें अंतरिक्ष की शक्ति थी, उनकी संतकी के साथ फट पड़ा क्योंकि उन्होंने जू ज़िशेन की ओर अपना हमला निर्देशित किया। हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती के आश्चर्य के लिए न केवल 4 पर्वत चोटियों ने जू ज़िशेन को कसकर संरक्षित किया, उन्होंने आसपास के अंतरिक्ष को भी सील कर दिया, जिससे त्रिपाठी जीवप्ती के हमले के लिए इसमें घुसना और कोई नुकसान पहुंचाना असंभव हो गया। एक 5वीं और 6ठी पर्वत चोटियां 100 पहाड़ चित्र से तैरती हुई निकली, उनमें से प्रत्येक पिछली 4 से अधिक राजसी थी। जू ज़िशेन ने अपनी जीभ की नोक को काटा और 100 पहाड़ चित्र पर एक मुंह भर खून थूका, जिससे उनकी कमजोर आभा जंगली रूप से बढ़ गई। उनकी मूल रूप से मंद और डरी हुई आंखें क्रूरता से भर गईं क्योंकि उन्होंने इन 2 पर्वत चोटियों को त्रिपाठी जीवप्ती पर पटकने के लिए हेरफेर किया। पूरा नाग गुफा पर्वत हिंसक रूप से कांप उठा क्योंकि जमीन में एक के बाद एक गड्ढे दिखाई दिए, जो सभी दिशाओं में फैल गए। त्रिपाठी जीवप्ती गुस्से से दहाड़ा, बूढ़े कुत्ते, मेरे क्षेत्र को नष्ट मत करो। अगर वह जू ज़िशेन के साथ इस तरह उलझे रहे तो पूरा नाग गुफा पर्वत नष्ट हो जाएगा। एक बार जब पृथ्वी ढह जाती है तो नीचे छिपी हुई अंतरिक्ष आत्मा क्रिस्टल न उजागर हो जाएगी। त्रिपाठी जीवप्ती की जानलेवा मंशा ज्वार की तरह उमड़ पड़ी। जलती हुई दानवी ज्वालाओं के गोले उनके द्वारा बाहर निकाले गए, जो जू ज़िशेन के चारों ओर घूम रहे थे। आश्चर्यजनक रूप से ये दानवी ज्वालाएं गायब नहीं हुई, बल्कि दानवी ज्वालाओं के बढ़ने के साथ धीरे धीरे एक साथ इकट्ठी हो गईं। कुछ ही क्षणों में जलती हुई ज्वालाओं का एक काला बादल बन गया। ये ज्वालाओं का बादल जू ज़िशेन और 4 पर्वत चोटियों को घेर लिया जो उनकी रक्षा कर रहे थे, लगातार उन्हें जला रहे थे। त्रिपाठी जीवप्ती ने भी लगातार अपनी दानव जाति की ज्वालाओं को दानव जाति की ज्वालाएं बनने के लिए भेजा, जिससे इस ज्वालाओं के बादल की शक्ति बढ़ गई। नहीं नहीं, जू ज़िशेन डर से चिल्लाए क्योंकि उनकी रक्षा कर रही 4 पर्वत चोटियां इस ज्वालाओं के बादल के जलने के नीचे मंद होती गईं, जो गायब होने की कगार पर थीं। एक बार जब ये 4 पर्वत चोटियां गायब हो गईं, तो जू ज़िशेन के मरने का समय आ जाएगा। तुम क्यों खड़े हो? जल्दी करो और इस छोटे हरामी को मार डालो। जू ज़िशेन ने जल्दी से जू परिवार के संत राजा क्षेत्र के कृषकों पर चिल्लाया जो दूरी में लड़ाई देख रहे थे। वह इस पूरे समय अपनी खुद की ताकत से त्रिपाठी जीवप्ती से लड़ रहे थे क्योंकि वह अपनी ताकत दिखाना चाहते थे और वृद्धों की गरिमा बनाए रखना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कैसे कल्पना की होगी कि वह इस युवा के विरोधी नहीं होंगे। अब जब वह मरने वाले थे तो उनके कोई संकोच नहीं थे और वह केवल परिवार के कृषक से मदद मांग सकते थे। दूरी में जब संत राजा क्षेत्र के कृषकों ने, जो जू ज़िशेन के पीछे आए थे, इस चिल्लाहट को सुना तो उनमें से केवल 2 ही बिना किसी हिचकिचाहट के दौड़ पड़े, जबकि बाकी हिचकिचा रहे थे, आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। उनमें से कुछ तो बिना कोई निशान छोड़े कुछ कदम पीछे हट भी गए। जू ज़िशेन ने 100 पहाड़ चित्र जैसा खजाना भी निकाला था, लेकिन फिर भी त्रिपाठी जीवप्ती के विरोधी नहीं थे, तो वे आगे आने और मरने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? दौड़कर आए 2 संत राजा क्षेत्र के कृषक स्थिति को नहीं समझ पाए इससे पहले कि 2 दानवी ज्वालाएं उनकी ओर उड़ गईं। दोनों ने मूर्खता से उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन पलक झपकते ही दानवी ज्वालाएं उनके शरीरों के चारों ओर लिपट गई थीं और वे कितनी भी कोशिश करते उन्हें बुझा नहीं पाए। इससे पहले कि वे करीब आ पाते, वे जमीन पर लुढ़क गए और पूरी तरह से हिलना बंद कर दिया। इस दृश्य को देखकर शेष जू परिवार के संत राजा क्षेत्र के कृषक अपने दिल में घबराहट को और नहीं रोक पाए और भागने के लिए मुड़ गए। उनमें से एक चिल्लाया भी, वृद्ध रुको, मैं सुदृढ़ीकरण के लिए परिवार में वापस जा रहा हूँ। ये सुनकर जू ज़िशेन ने खून का एक मुंह खांस दिया और उनका पहले से ही हतोत्साहित भाव पूरी तरह से मंद पड़ गया। बाघ किंगियान की ओर मुड़ते हुए उन्होंने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, भाई बा, अगर तुम आज मुझे भागने में मदद करते हो तो यह जू निश्चित रूप से 100 पहाड़ चित्र सौंप देगा। बाघ किंगियान की आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि उन्होंने तुरंत रुचि का भाव दिखाया। उन्होंने जू परिवार के 100 पहाड़ चित्र के बारे में लंबे समय से सुना था और अब जब उन्होंने इस मूल श्रेणी के विरूपण की अत्याचारी शक्ति को देखा था तो उन्हें विश्वास था कि अगर वह वास्तव में 100 पहाड़ चित्र प्राप्त कर सकते हैं तो वह निश्चित रूप से हाई के परिवार के नंबर 1 स्वामी बन जाएंगे।
वह एक साधारण मूल वापसी क्षेत्र के स्वामी के खिलाफ लड़ने के लिए भी योग्य होंगे। हालांकि ये युवा स्पष्ट रूप से उकसाने वाली हस्ती नहीं थी। लड़ाई की शुरुआत से अब तक बाकिंगियान उनकी निचली रेखा को नहीं देख पाए थे, जिससे वह हिचकिचाते रहे और हिचकिचाते रहे। भाई बा, जू ज़िशेन ने जल्दी से फिर से चिल्लाया। वह पहले से ही अपनी उड़ान के अंत में एक तीर थे और अब और नहीं रुक सकते थे। बाकिंगियान का हिचकिचाता हुआ भाव अचानक दृढ़ हो गया और जैसे ही वह एक कदम आगे बढ़ने वाले थे, त्रिपाठी जीवप्ती ने उन्हें ठंडी नजर से घूरा और घोषणा की, अगर तुम आगे आने की हिम्मत करते हो तो मुझे दोष मत देना कि मैं तुम्हारा वध करूंगा, भले ही तुम हुई के परिजन हो। बाकिंगियान का शरीर तुरंत जगह पर अकड़ गया क्योंकि उनकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उस क्षण जू ज़िशेन की चीख के साथ 4 पहाड़ों की प्रेत छवियां आखिरकार गायब हो गई और आग का एक काला बादल उन्हें घेर लिया, उन्हें राख में बदल दिया। अंतरिक्ष अनुभूति के अलावा केवल 100 पहाड़ चित्र ही आसमान से नीचे तैरता रहा। अनगिनत लालची आंखें तुरंत 100 पहाड़ चित्र पर घूरने लगी। त्रिपाठी जीवप्ती चेहरे पर एक अजीब भाव के साथ जगह पर खड़े रहे, उसे पकड़ने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया, लेकिन उनके शरीर के चारों ओर की आभा कमजोर होने की कोई संकेत नहीं दिखा रही थी और इसके बजाय अधिक से अधिक तीव्र हो गई। त्रिपाठी ज्वाला ने अपने बड़े काले चोगे को दोनों हाथों से उठाया और दौड़कर आए 100 पहाड़ चित्र और जू ज़िशेन की अंतरिक्ष अनुभूति को उठा लिया जो जमीन पर गिर गई थी, इससे पहले कि वह जल्दी से दौड़कर उसके द्वारा व्यवस्थित किए गए आत्मा विन्यास के अंदर खड़ी हो गई। हाँ, बाकिंगियान ने आह भरी। उनके पास कभी भी प्रतिष्ठित 100 पहाड़ चित्र को पकड़ने की हिम्मत नहीं थी और वह निराश महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाए। नाग गुफा पर्वत पर मौत की खामोशी थी। हाय के परिवार के कृषक सभी ने एक दूसरे को देखा, उनमें से किसी ने भी बोलने की हिम्मत नहीं की। उनमें से किसी ने भी कभी कल्पना नहीं की थी कि यह लड़ाई इस तरह समाप्त होगी। जू परिवार इतनी आक्रामक गति से आया था और यहाँ तक कि 100 पहाड़ चित्र भी निकाला था, लेकिन परिणाम ये रहा कि उनमें से 3 वास्तव में एक ही संघ क्षेत्र के कृषक द्वारा मारे गए थे। यहाँ तक कि जू ज़िशेन जैसा एक वृद्ध भी गिर गया था। अगर उन्होंने अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो उनमें से कोई भी विश्वास नहीं करता। वू यी और यू फैंग भी महान सदमे में डूबे हुए थे, लंबे समय तक बोलने में असमर्थ थे। ऐसा नहीं था कि उन्होंने उन तथाकथित प्रतिभाशाली कृषकों के बारे में नहीं सुना था। छायादार चांद महल में युवा पीढ़ी के बीच उनमें से कुछ थे और वे सभी अपने स्तर से ऊपर लड़ने में सक्षम थे। वे युवा पीढ़ी के बीच सर्वश्रेष्ठ थे, उनके साथियों द्वारा पूजे जाते थे, उनकी प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैली हुई थी। हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती की तुलना में ये तथाकथित प्रतिभाएं कुत्ते की गंदगी से ज्यादा कुछ नहीं थी। इस बार त्रिपाठी जीवप्ती ने अपने से पूरे एक महान क्षेत्र से ऊपर लड़ाई लड़ी थी और अंत में उन्होंने बिना किसी चोट की जीत हासिल की थी। क्या मैंने प्रतिभाओं के बीच एक प्रतिभा को वापस लाया है? वू यी और यू फैंग खुद को ये सोचने से नहीं रोक पाए। अपने परिवार से अलग होने का दुख इस क्षण सदमे से धुल गया था। ओह, त्रिपाठी ज्वाला 100 पहाड़ चित्र के साथ खेल रही थी जब वह अचानक त्रिपाठी जीवप्ती को देखने के लिए मुड़ी। उनकी सुंदर आंखों में आश्चर्य की एक रोशनी चमक उठी। दूसरी बार वह अपने काले चोगे को ले जाते हुए त्रिपाठी जीवप्ती की ओर दौड़ी, लगातार अपनी अंतरिक्ष अनुभूति से चीजें निकाल रही थी और त्रिपाठी जीवप्ती के चारों ओर जल्दी से एक आत्मा विन्यास व्यवस्थित कर रही थी। जब वह वापस दौड़ी तो वू यी ने उत्सुकता से पूछा, त्रिपाठी जीवप्ती को क्या हुआ? वह टूटने वाला लगता है। आह, वू यी चौंक गई। यह यू फैंग ने भी एक आवाकरहित भाव दिखाया, ईर्ष्या और शर्म का मिश्रण। इस लड़ाई के बाद त्रिपाठी जीवप्ती वास्तव में टूटने वाले थे। उनकी वर्तमान खेती तृतीय श्रेणी संत क्षेत्र में थी और अगर वह टूटते तो वह संत राजा क्षेत्र में पहुंच जाते, वही क्षेत्र जो उनका और वू यी का था। यू फैंग की श्रेष्ठता की छोटी सी भावना इस क्षण गायब हो गई थी, लेकिन त्रिपाठी जीवप्ती की भयानक युद्ध शक्ति के बारे में सोचते हुए उन्हें राहत मिली। ऐसे व्यक्ति के लिए इस क्षण टूटना अजीब नहीं था। चूंकि त्रिपाठी ज्वाला इसे खोज सकती थी तो बाकिंगियान स्वाभाविक रूप से भी कर सकते थे। उन्होंने एक महान दूरी से त्रिपाठी जीवप्ती को गहराई से घूरा। उनके चेहरे पर भाव डर, चिंता, आश्चर्य और सदमे के बीच उतार चढ़ाव कर रहा था। एक सफेद चेहरे वाला मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति अचानक चुपचाप पास आया और फुसफुसाया, वृद्ध बा, ये छोटा बदमाश टूटने वाला लगता है, क्या हमें? एपिसोड नंबर 1126। त्रिपाठी जीवप्ती का आतंक वास्तव में हाई के परिवार के लोगों को चिंतित कर गया। जू परिवार के वृद्ध को यूं ही मार दिया गया था और हाई के परिवार में सबसे मजबूत व्यक्ति केवल जू ज़िशेन के बराबर था। अगर वह हाई के परिवार से निपटना चाहता था तो कौन उसका विरोध कर सकता था? इस खतरे से निपटने का एकमात्र तरीका था कि इसे अंकुर में ही कुचल दिया जाए। बाकिंगियान करवाहट से मुस्कुराए और धीरे धीरे सिर हिलाया। वृद्ध प्रस्ताव देने वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने भ्रम में उनकी ओर देखा, यह नहीं जानते हुए कि बाकिंगियान किस बात से डर रहे थे। हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती का प्रदर्शन अभी अभी चौंकाने वाला था, वह वर्तमान में अपनी सफलता के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर थे, इसलिए ये कार्य करने का सबसे अच्छा समय था। अगर वे इस अवसर को चूक जाते हैं तो पूरे हाई के परिवार के पास उनसे निपटने का कोई रास्ता नहीं होगा। क्या तुमने अभी अभी उस काले रंग की महिला द्वारा उनके चारों ओर व्यवस्थित आत्मा विन्यास नहीं देखा? बाकिंगियान ने ठंडी सांस ली। एक आत्मा विन्यास से डरने की क्या बात है? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने परवाह नहीं की। बाकिंगियान ने ताना मारा, जब जू ज़िशेन ने अभी अभी 100 पहाड़ चित्र को बुलाया था तो प्रभाव का बाद उस महिला तक फैल गया था,
फिर भी वह, वुई और यूफैंग सभी गतिहीन रहे। तुम्हें क्या लगता है कि उसने जो आत्मा विन्यास व्यवस्थित किया है वह कितना गहरा है? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने चिल्लाया। वह त्रिपाठी जीवप्ती और जू ज़ीशेन के बीच की लड़ाई को देखने में इतना लीन था कि उसने त्रिपाठी ज्वाला की स्थिति पर ध्यान नहीं दिया था। इस क्षण बाकिंग ज्ञान के शब्दों को सुनकर उन्होंने तुरंत त्रिपाठी ज्वाला और अन्य की ओर देखा और अपनी आंखें सिकुड़ने से खुद को नहीं रोक पाए। वे तीनों वास्तव में युद्ध के मैदान के बहुत करीब खड़े थे, लेकिन उनके कपड़े नए जितने साफ थे, धूल का एक कण भी नहीं था। क्या वह भी आत्मा विन्यास की स्वामी है? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को झटका लगा और उन्होंने बुदबुदाया, क्या वह संत श्रेणी की विरूपण शोधक नहीं है? क्या वह वही विरूपण शोधक है जिसे परिवार ने पिछली बार भर्ती करने की कोशिश की थी लेकिन विफल रहा था? बाकिंग ज्ञान को अचानक यह मामला याद आया और उन्होंने चिल्लाया, झोफू, क्या तुम वही थे जिसने पिछली बार उसे भर्ती करने की कोशिश की थी? झोफू नामक व्यक्ति माथे से पसीना टपकते हुए आगे बढ़ा और जल्दी से जवाब दिया, हाँ वृद्ध, पिछली बार मैंने ही उस महिला को भर्ती करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने बिना किसी हिचकिचाहट के मना कर दिया, इसलिए मैंने। तो तुमने फिर से कोशिश नहीं की और परिवार को इतने बड़े अवसर से चूकने दिया? बाकिंग ज्ञान ने उसे भयंकर रूप से घूरा। झोफू कांप उठा और एक कड़वा चेहरा बनाकर कहा, वृद्ध, कृपया मुझे क्षमा करें। उस समय मुझे नहीं पता था कि उसके पास ये क्षमता थी। मैंने केवल सोचा था कि वह एक संत श्रेणी की विरूपण शोधक है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं। बेकार, बाकिंग ज्ञान ने आह भरी। हाई के परिवार को एक संत श्रेणी की विरूपण शोधक की परवाह नहीं थी। आखिरकार परिवार इस स्तर के विरूपण शोधक की खेती कर सकता था, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जो स्वपहार चित्र के प्रभाव को रोकने के लिए एक आत्मा विन्यास व्यवस्थित कर सकता था, वह कुछ ऐसा नहीं था जिसे परिवार अनदेखा कर सके। स्वपहार चित्र एक मूल श्रेणी का विरूपण था, इसलिए भले ही शॉकवेव सीधे उसके द्वारा व्यवस्थित आत्मा विन्यास से नहीं टकराए, उसकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए उसके द्वारा व्यवस्थित आत्मा विन्यास बेहद गहरा था। क्या वो ये अतीत का व्यक्ति था? उनमें से एक तृतीय श्रेणी संत था जिसने जू ज़ीशेन को मार डाला था और अब टूटने की कगार पर था, जबकि दूसरी न केवल एक संत श्रेणी की विरूपण शोधक थी, बल्कि एक कुशल आत्मा विन्यास भी थी। बाकिंग ज्ञान को अचानक वुई के प्रति अपने दृष्टिकोण पर पछतावा हुआ। वह यहाँ तक कि अपने पिछले शब्दों को वापस लेना चाहते थे और वुई को परिवार में लौटने की अनुमति देना चाहते थे। जब तक वुई परिवार में लौट आती है, शायद वह वुई के माध्यम से इस पुरुष और महिला को भर्ती कर सकता था। अगर बाकिंग ज्ञान को पता होता कि त्रिपाठी ज्वाला एक मूल श्रेणी की विरूपण शोधक है, तो भले ही उन्हें वुई से माफी मांगनी पड़ती, वह हिचकिचाते नहीं। त्रिपाठी जीवप्ती इस रहस्यमय भावना में डूबे हुए थे। उन्होंने यहाँ टूटने की हिम्मत इसलिए की क्योंकि उन्होंने इन हाई के परिवार के सदस्यों को अपनी आंखों में नहीं रखा था। अगर वे जानते थे कि उनके लिए क्या अच्छा था, तो वे बस दूरी में खड़े रहेंगे, लेकिन अगर उन्होंने उन्हें परेशान करने की हिम्मत की, तो त्रिपाठी जीवप्ती उन्हें सबक सिखाने में कोई गुरेज नहीं करेंगे। उन्हें ये जानने देंगे कि उन्हें किसे उकसाना चाहिए और किसे नहीं। त्रिपाठी ज्वाला उनके चारों ओर एक आत्मा विन्यास व्यवस्थित कर रही थी और हाई के परिवार के सदस्य सभी हमला करने के लिए तैयार थे, लेकिन त्रिपाठी जीवप्ती अभी भी इस रहस्यमय भावना में डूबे हुए थे। उनकी नसें सूजती हुई लग रही थीं और धीरे धीरे दुखती और असहनीय होती जा रही थी। उनका शरीर एक घूमने वाले भंवर जैसा था, जो एक विशाल चूषण बल पैदा कर रहा था, जो धीरे धीरे आसपास की विश्व ऊर्जा को अंदर खींच रहा था। अचानक त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी नसों में एक तेज दर्द महसूस किया और उनका शरीर सिकुड़ गया, जिससे त्रिपाठी जीवप्ती ने एक दबी हुई कराहट निकाली और लगभग चिल्ला पड़े। हालांकि दर्द जल्दी से गायब हो गया और उसकी जगह अंतहीन आराम की भावना आ गई। उनके शरीर में नसें पहले से कहीं ज्यादा मोटी और मजबूत हो गईं। स्वर्ग और पृथ्वी के आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा उनके शरीर में उमड़ पड़ी और उन्हें इसे अवशोषित करने की लगभग कोई जरूरत नहीं थी। हवा और बादल अचानक बदल गए और नाग गुफा पर्वत के ऊपर एक अकल्पनीय मात्रा में विश्व ऊर्जा एक आत्मा बादल में संघनित हो गई। स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति तेजी से त्रिपाठी जीवप्ती के शरीर के चारों ओर संघनित हुई और बिजली के बोर्ड की तरह उन पर बरस पड़ी, जिससे उनके चारों ओर का क्षेत्र हजारों छेदों से भर गया। हमें भागने की जरूरत है। त्रिपाठी ज्वाला का चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि वह जल्दी से भाग गई। जगह पर रहने की हिम्मत नहीं की। वुई और यूफेंग ने बारीकी से उनका पीछा किया। बाकिंग ज्ञान का जबड़ा लटक गया क्योंकि वह अपने सामने के भयानक दृश्य से चौंक गए थे। गुप्त रूप से खुशी मना रहे थे कि उन्होंने अपने परिजनों को भागकर और चोर पर नमक डालने का आदेश नहीं दिया था। अगर उन्होंने वास्तव में ऐसा किया होता तो इस युवा को कार्रवाई करने की कोई जरूरत नहीं होती। अकेले उनकी सफलता से उत्पन्न विश्व ऊर्जा पूरे हाई के परिवार को नष्ट करने के लिए काफी होती। अन्य परिजन भी कांप रहे थे। ये कहा जा सकता है कि ऐसी सफलता से उत्पन्न कोलाहल पहले की सीमा पार लड़ाई द्वारा लाए गए झटके से भी ज्यादा था। उनमें से किसी ने भी कभी नहीं जाना था कि एक सफलता दुनिया में इतना बड़ा बदलाव ला सकती है। यह युवा व्यक्ति इसका सामना कैसे कर सकता था? एक समय के लिए कई लोगों ने अपने दिल में त्रिपाठी जीवप्ती को गुप्त रूप से कोसना भी शुरू कर दिया, यह उम्मीद करते हुए कि वह इस सफलता के दौरान गिर जाएंगे। ऐसे व्यक्ति की तुलना में उन्हें इतना हीन महसूस हुआ कि वे एक छेद में रेंगना चाहते थे। गड़गड़ाहट की आवाजें एक की आत्मा को तोड़ने के लिए काफी थी क्योंकि पूरा नाग गुफा पर्वत हिंसक रूप से हिल गया था।
विश्व ऊर्जा की हर लहर जो गिरती थी वह एक स्लेजहैमर की तरह किसी के दिल में टकराती थी, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता था और किसी का चेहरा पीला पड़ जाता था। केवल इस दृश्य को देखना ही असहनीय था, लेकिन जो युवा टूट रहा था उसका चेहरा उत्साह से भरा हुआ था, क्योंकि उसने अपने शरीर और दिमाग को विश्व ऊर्जा के इस बपतिस्मा को स्वीकार करने के लिए खोल दिया था। जैसे ही स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति नीचे उतरी, उनके शरीर पर आभा मजबूत और मजबूत होती गई, अधिक से अधिक हिंसक होती गई। वह एक प्राचीन देवता की तरह थे, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच गर्व से खड़े थे, जिससे किसी के लिए भी सीधे उन्हें देखना असंभव हो गया था। जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे जैसे विश्व ऊर्जा गिरती रही, मूल रूप से बादल छाए रहने वाला आकाश धीरे धीरे साफ हो गया, लेकिन वह भारी भावना जो सभी के दिलों पर दबाव डाल रही थी, थोड़ी भी कमजोर नहीं हुई। अचानक दुनिया साफ हो गई और त्रिपाठी जीवोक्ति के शरीर के चारों ओर की गति सिकुड़ गई, क्योंकि उनकी बंद आंखें फिर से खुली, एक उत्साहित चमक चमकी। संत राजा क्षेत्र। वह आखिरकार संत राजा क्षेत्र में पहुंच गए थे, टोन हुआन क्षेत्र की उच्चतम सीमा को तोड़ते हुए, और उस ऊंचाई को पकड़ लिया था जिस पर महान दानव भगवान एक बार पहुंचे थे। यह इस क्षण तक नहीं था कि त्रिपाठी जीवोक्ति को लगा कि वह तारा क्षेत्र के साथ पूरी तरह से एकीकृत हो गए हैं। उनके शरीर में शक्ति उमड़ पड़ी और पहले से कहीं ज्यादा अत्याचारी हो गई। धीरे से अपनी मुठियां भींचते हुए त्रिपाठी जीवोक्ति को ऐसा लगा जैसे एक विस्फोटक शक्ति उनके हाथों से बह रही हो। अगर वह अब ज़ू ज़ीशेन के साथ लड़ते तो त्रिपाठी जीवोक्ति को विश्वास था कि वह बूढ़ा आदमी उन्हें चोट नहीं पहुंचा पाएगा और वह आसानी से 4 चोटियों की रक्षा को तोड़ सकते थे। दूरी में हाई के परिवार के लोग नाग गुफा पर्वत को खाली खाली घूर रहे थे, जो एक हिंसक तूफान से तबाह हो गया था। इस पदोन्नति के कारण पूरा नाग गुफा पर्वत पहले से कहीं ज्यादा उजाड़ हो गया था। आत्मा एकत्रित करने वाले विन्यास द्वारा एकत्रित की गई सभी विश्व ऊर्जा गायब हो गई थी, और यहाँ तक कि पर्वत चोटी के चारों ओर एकत्रित विश्व ऊर्जा का कोहरा भी कहीं नहीं देखा गया था। यहाँ तक कि 30 किलोमीटर के दायरे में विश्व ऊर्जा भी गायब हो गई थी। बाकिन ज्ञान अपने दिल में कराह उठे, अब त्रिपाठी जीवोक्ति को कम आंकने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। त्रिपाठी ज्वाला, वू यी और यूफेंग दौड़कर आए। त्रिपाठी ज्वाला बहुत खुश थी, और हालांकि वू यी और यूफेंग ने भी उन्हें बधाई दी, त्रिपाठी जीवोक्ति उनकी भौहों के बीच चिंता का एक बेहोश निशान पता लगा सकते थे। आखिरकार उन दोनों ने कुछ समय पहले ही हाई के परिवार से अपने अलगाव की घोषणा की थी। परिवार कितना भी बुरा क्यों न हो या उनके साथ कितना भी अनुचित क्यों न हो, यह अभी भी उनका अपना परिवार था, वह जगह जहां वे बड़े हुए थे। वे सभी मांस और रक्त के लोग थे, ऐसे लोग जो अपनी भावनाओं की गहराई से परवाह करते थे, इसलिए उनके लिए इतने कम समय में ऐसा कार्य करना असंभव था जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। छोटे दोस्त, बधाई हो, आज मेरे क्षितिज को व्यापक बनाया गया है। छोटा दोस्त वास्तव में पुरुषों के बीच एक अजगर है, तुम्हारी भविष्य की उपलब्धियां निश्चित रूप से असीमित होंगी। बाकी ज्ञान लोगों के एक समूह को लेकर आए, उनकी आवाज उनके आने से पहले ही त्रिपाठी जीवोक्ति के कानों तक पहुंच गई। त्रिपाठी जीवोक्ति ने अपना सिर घुमाया और हल्के से उन्हें देखा। इस बूढ़े आदमी के बारे में उनकी अच्छी धारणा नहीं थी। पहले उन्होंने वू यी को मजबूर करने की कोशिश की थी, हाई के परिवार के एक वृद्ध के रूप में उन्हें ऐसा करने का अधिकार था, लेकिन बाद में इस बूढ़े आदमी ने कई बार उन पर हमला करने की कोशिश की थी, यहाँ तक कि ज़ू ज़ीशेन के साथ सेना में शामिल होना चाहते थे। यहाँ तक कि जब त्रिपाठी जीवोक्ति टूट रहे थे तब भी इस बूढ़े आदमी का वही विचार था। त्रिपाठी जीवोक्ति ने ये सब देखा था, और हालांकि उन्होंने अपने दिल में आग्रह को दबा दिया और अंततः खड़े होकर देखने का फैसला किया, ये केवल इसलिए था क्योंकि वह त्रिपाठी जीवोक्ति की ताकत से डरते थे और त्रिपाठी जीवोक्ति को मारने में पूर्ण विश्वास नहीं रखते थे। अगर वह वास्तव में आत्मविश्वासी होते तो उन्होंने बहुत पहले ही ऐसा कर दिया होता। त्रिपाठी जीवोक्ति को उन पर ध्यान न देते हुए देखकर बाकिंग्यान का चेहरा थोड़ा बदसूरत हो गया, क्योंकि उन्होंने अजीब तरह से कहा, छोटा दोस्त भी वू यी का दोस्त है, अगर तुम्हारे पास भविष्य में कुछ खाली समय है तो कृपया मेरे हाई के परिवार से मिलने आओ। हाई के परिवार निश्चित रूप से खुली बाहों से तुम्हारा स्वागत करेगा। वू यी पहले ही हाई के परिवार छोड़ चुकी हैं, मैं तुम्हारे परिवार से क्यों मिलूंगा। त्रिपाठी जीवोक्ति ने उनकी ओर देखा। बाकिंग्यान तुरंत अवाकर्षित हो गए, वू यी को अजीब तरह से देखते हुए, इससे पहले कि उन्होंने एक मजबूर मुस्कान के साथ कहा, वू यी अभी भी छोटी है और कभी कभी लापरवाही से बोलती है। इस वृद्ध आदमी का मानना है कि उसका मतलब ऐसी बातें कहने का नहीं था, नहीं, वह वास्तव में परिवार छोड़ना चाहती थी, इसलिए यह वृद्ध आदमी उसे गंभीरता से नहीं लेगा, है ना वू यी। वू यी ने एक दुखद भाव दिखाया क्योंकि वह चुप रही। दूसरी ओर यूफेंग ने सूंघा, क्या वृद्धबा ने अभी अभी यह नहीं कहा था कि वह वू यी को परिवार के नियम स्वीकार करवाना चाहते थे। उन्होंने ये भी कहा था कि वह खुद ऐसा करेंगे। बाकिंग्यान ने तुरंत यूफेंग को ठंडी नजर से घूरा। वह त्रिपाठी जीवोक्ति के दोस्त बनना चाहते थे, इसलिए उन्हें वू यी को समायोजित करना पड़ा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उन्हें यूफेंग को समायोजित करना पड़ा। त्रिपाठी जीवोक्ति ने उन्हें पसंद नहीं किया और वू यी ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया, जिससे वह शर्म से क्रोधित हो गए। अब जब यूफेंग ने आग में घी डाला था, अगर उन्हें त्रिपाठी जीवोक्ति के बारे में कोई संकोच नहीं होता तो उन्होंने निश्चित रूप से उन्हें सबक सिखाया होता। बाकिंग्यान के आश्चर्य के लिए यूफेंग, जो हमेशा एक बिल्ली को देखने वाले चूहे की तरह उनके अधीन रहे थे, अब बेहद जिद्दी थे और उनकी आंखों से मिलने से बचने की कोशिश भी नहीं की। इससे बाकिंग्यान को ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्होंने अपना चेहरा खो दिया हो।
एक पल के लिए इसके बारे में सोचने के बाद बकिंगयान ने कहा, छोटा दोस्त अभी अभी एक महान क्षेत्र में टूट गया है और उसे अपनी खेती को मजबूत करने के लिए कुछ समय चाहिए होगा, इसलिए यह वृद्ध आदमी फिलहाल तुम्हें परेशान नहीं करेगा। अगर छोटे दोस्त को मेरे हाई के परिवार से कुछ चाहिए तो विनम्र होने की जरूरत नहीं है, बस पूछो। चूंकि वो ये और यू फैंग तुम्हारे दोस्त हैं, वे रुक सकते हैं और तुम्हारी देखभाल कर सकते हैं। ये जगह मेरे हाई के परिवार का क्षेत्र है, इसलिए वो यू फैंग इस छोटे दोस्त को नजरअंदाज मत करना, समझे। एपिसोड नंबर 1127। बकिंगयान के बोल समाप्त होने के बाद भी वुई ने एक शब्द नहीं कहा, जबकि यू फैंग ने ठंडी सांस ली, पहली बार यह महसूस करते हुए कि उनका वृद्ध कितना बेशर्म हो सकता है। उनका चेहरा लाल हो गया। त्रिपाठी जीवप्ती ने सार्थक ढंग से मुस्कुराया। बकिंगयान को एक बूढ़े लोमड़ी कहने लायक था। उनके शब्दों से स्पष्ट रूप से ये तात्पर्य था कि त्रिपाठी जीवप्ती अतिथि थे और उनका हाई के परिवार मेजबान था, सिवाय इसके कि उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि यह उनके परिवार का क्षेत्र है और चूंकि वह यहाँ रहते हैं, उन्हें कुछ मान देना होगा। बकिंगयान ये भी जानते थे कि इन दोनों के सामने उनका शायद ज्यादा प्रभाव नहीं था, इसलिए बोलने के बाद उन्होंने उनके रवैये की परवाह नहीं की, बस त्रिपाठी जीवप्ती को मैत्रीपूर्ण ढंग से मुट्ठी बांधकर सम्मान दिया, इससे पहले कि वह मुड़े और चले गए। वू के नामक व्यक्ति ने वुई और त्रिपाठी जीवप्ती के बीच देखते हुए एक जटिल रूप दिखाया। उनकी आंखों में ईर्ष्या लगभग बाहर निकलने वाली थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वुई, जिसने अभी अभी परिवार छोड़ा था, ऐसे दो शक्तिशाली दोस्त बनाएगी। बकिंगयान के पीछे चलने वाली कई युवा महिलाओं ने भी ईर्ष्या से वुई की ओर देखा। दूर जाते समय उन्होंने 3 बार अपना सिर घुमाया, लगातार त्रिपाठी जीवप्ती की ओर छेड़छाड़ भरी निगाहें डाल रही थी, जैसे कि अगर त्रिपाठी जीवप्ती ने एक शब्द कहा तो वे तुरंत उन पर खुद को फेंक देंगी। लंबे समय के बाद केवल त्रिपाठी जीवप्ती, त्रिपाठी ज्वाला, वुई और यू फैंग ही बचे। नाग गुफा पर्वत पर पक्षी या जानवर भी नहीं देखे जा सकते थे। वुई की आंखें थोड़ी लाल थी क्योंकि उन्होंने जबरदस्ती मुस्कुराए। त्रिपाठी जीवप्ती, मैंने तुम्हें एक मजाक देखने दिया। वे ऐसे कैसे हो सकते हैं? यू फैंग ने भी बुदबुदाया। अतीत में उन दोनों को हाई के परिवार के सदस्य होने पर गर्व था, लेकिन इस बार जो कुछ भी हुआ था, परिवार के लोगों का इन मामलों के प्रति दृष्टिकोण ने सीधे तौर पर उस अपनेपन और सम्मान की भावना को पलट दिया जो उन्होंने लंबे समय तक बनाया था। वुई ने बकिंगयान को सीधे उसे वापस ले जाने और परिवार के नियम का सामना करने के लिए प्राथमिकता दी होगी, भले ही इसका मतलब पीट पीट कर मार दिया जाना हो, बजाय इसके कि एक वृद्ध को इतना चालाक और अवसरवादी कार्य करते हुए देखें। इस तरह का कमजोर परिवार उससे बिल्कुल अलग था जिसकी उसने कल्पना की थी। त्रिपाठी जीवप्ती जानते थे कि वह क्या सोच रही है और हल्के से कहा, इस दुनिया में ताकत का सम्मान किया जाता है। ताकत के बिना कोई केवल दूसरों की इच्छा के आगे झुक सकता है। जीवित रहना आसान नहीं है। वुई को कुछ समझ में आया और उसने अपनी सुंदर आंखों में थोड़ी भ्रमित नजर से उनकी ओर देखा। यू फैंग, दूसरी ओर, उन्होंने उतना नहीं सोचा जितना उन्होंने किया और इसके बजाय कुछ चिंता के साथ कहा, त्रिपाठी जीवप्ती, तुमने आज जू जिशेन को मार डाला। जू परिवार निश्चित रूप से इसे जाने नहीं देगा। वे पहले नहीं जानते थे कि तुम इतने शक्तिशाली थे, इसलिए उन्होंने आज यहाँ केवल कुछ लोगों को भेजा, लेकिन उनके वापस जाकर रिपोर्ट करने के बाद जू परिवार के लोग, मुझे यकीन है कि वे वापस आएंगे। क्या तुम्हें जल्दी से नहीं निकलना चाहिए? मुझे डर है कि चीजें बदल जाएंगी। त्रिपाठी जीवप्ती की ओर से त्रिपाठी ज्वाला, त्रिपाठी जीवप्ती, त्रिपाठी जीवप्ती, त्रिपाठी जीवप्ती, त्रिपाठी जीवप्ती, मैं कुछ आत्मा सेट की व्यवस्था करूंगा। त्रिपाठी, 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 त्रिपाठी और त्रिपाठी को छोड़ना नहीं चाहते हैं, कहने के लिए कि वह नहीं है और त्रिपाठी, त्रिपाठी, वह और बेशक त्रिपाठी, त्रिपाठी, त्रिपाठी और त्रिपाठी, त्रिपाठी, त्रिपाठी और त्रिपाठी। त्रिपाठी जीवप्ती ने अंतरिक्ष के दाव की खेती की और उन्हें बहुत सारे अंतरिक्ष आत्मा क्रिस्टल की आवश्यकता थी। अगर वह इस गांव को चूक जाते हैं तो वह दूसरा नहीं ढूंढ पाएंगे। त्रिपाठी जीवप्ती नहीं जानते थे कि त्रिपाठी ज्वाला के आत्मा विन्यास किस स्तर तक पहुंच चुके थे, लेकिन आज उनके प्रदर्शन को देखने के बाद उन्हें स्वाभाविक रूप से राहत मिली। इससे भी ज्यादा त्रिपाठी जीवप्ती अब एक संत राजा थे, और हालांकि उन्हें नहीं पता था कि वह एक मूल वापसी क्षेत्र के कृषक के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, जब तक जू परिवार के पास ऐसा कोई स्वामी नहीं था, वह डरेंगे नहीं। तुम्हें किस तरह की सामग्री चाहिए? त्रिपाठी जीवप्ती ने पूछा। आयस, खेती सामग्री, जब तक वे रसायन बनाने वाली जड़ी बूटियां नहीं हैं, वे ठीक हैं। मेरे पास यहाँ कुछ है। वुई ने अपनी अंतरिक्ष अंगूठी की जांच की। मेरे पास भी कुछ है, लेकिन ज्यादा नहीं और ग्रेड ऊंचा नहीं है, यू फैंग ने भी कहा। कोई बात नहीं, बस त्रिपाठी जीवप्ती को उनके लिए भुगतान करने दो। त्रिपाठी ज्वाला मुस्कुराए। अन्य नहीं जानते थे कि त्रिपाठी जीवप्ती कितने अमीर थे, लेकिन वह जानती थी। इस बार उन्होंने जो विरूपण परिष्कृत किए थे, उन सभी का आदान प्रदान त्रिपाठी जीवप्ती द्वारा संत क्रिस्टल के लिए किया गया था। इससे भी ज्यादा, उनके पास अभी भी इतने सारे अंतरिक्ष आत्मा क्रिस्टल थे, जिनमें से प्रत्येक आसानी से दसियों हजार संत क्रिस्टल प्राप्त कर सकता था। मैं अभी टूट गया हूँ और अपनी खेती को स्थिर करने के लिए कुछ समय चाहिए। यू फैंग, मुझे तुम्हें स्वर्गीय भाग्य शहर की यात्रा करने के लिए परेशान करना होगा, त्रिपाठी जीवप्ती ने कहा जबकि उन्होंने काली किताब की जगह से 50,000 उच्च रैंक संत क्रिस्टल निकाले, उन्हें एक ब्रह्मांड बैग में रखा और यू फैंग को सौंप दिया।
हालांकि यूफेंग ने पहले कभी इतना निम्न स्तरीय भंडारण विरूपण नहीं देखा था। जब उन्होंने इसे प्राप्त किया और इसे अपनी दिव्य चेतना से साफ किया तो वह फीका पड़ने से खुद को नहीं रोक पाए। इतने सारे संत क्रिस्टल, ये संत क्रिस्टल लगभग पूरे हाई के परिवार की वार्षिक आय के बराबर थे, लेकिन त्रिपाठी जीवक्ति ने आकस्मिक रूप से इतने सारे संत क्रिस्टल निकाले थे जिससे यूफेंग बहुत हैरान थे। वह नहीं समझ पाए कि त्रिपाठी जीवक्ति इतने कम समय में इतनी बड़ी संपत्ति कैसे जमा करने में कामयाब रहे थे। आखिरकार जब त्रिपाठी जीवक्ति ने उन्हें पहली बार उठाया था तो उनके पास एकमात्र अंतरिक्ष अंगूठी त्रिपाठी जीवक्ति द्वारा पहले ही ले ली गई थी। दूसरी ओर त्रिपाठी जीवक्ति द्वारा उन्हें एक बार में इतने सारे संत क्रिस्टल दिए जाने से यूफेंग को विश्वास की भावना मिली, इसलिए उन्होंने जल्दी से कहा, भाई त्रिपाठी, निश्चिंत रहो, मैं निश्चित रूप से सबसे रियायती मूल्य पर जितनी सामग्री खरीद सकता हूँ खरीदूंगा। वो ही की ओर मुड़ते हुए यूफेंग ने कहा, मुझे तुम्हें फिलहाल युवती का ख्याल रखने के लिए परेशान करना होगा। त्रिपाठी जीवक्ति ने सिर हिलाया और यूफेंग स्वर्गीय भाग्य शहर की ओर उड़ गए। त्रिपाठी जीवक्ति को यूफेंग के बारे में बहुत आश्वासन मिला। वूही की खातिर यूफेंग अपने परिवार के एक वृद्ध के खिलाफ खड़े होने को तैयार थे। हालांकि ऐसा आदमी थोड़ा मूर्ख था, वह साजिश नहीं कर रहा था। वूही, तुम्हें पहले आराम करना चाहिए, तुम्हारा रंग काफी खराब है। त्रिपाठी जीवक्ति ने वूही की ओर देखा और कहा। वूही ने धीरे से सिर हिलाया और त्रिपाठी ज्वाला के साथ बिना एक शब्द कहे गुफा में चली गई। गुफा में लौटने के बाद त्रिपाठी जीवक्ति ने अपनी अंतरिक्ष अंगूठी और काली किताब की जगह को साफ किया। जो कुछ भी उन्हें जरूरत नहीं थी उसे त्रिपाठी ज्वाला को फेंक दिया। उन्होंने पहले ही त्रिपाठी ज्वाला की क्षमताओं की पुष्टि कर दी थी, इसलिए अगर वह इस गुफा की रक्षा के लिए एक आत्मा विन्यास व्यवस्थित करना चाहते थे तो स्वाभाविक रूप से उनके पास जितनी ज्यादा सामग्री होगी उतना ही बेहतर होगा। 10वीं श्रेणी के राक्षस जानवर गरज लुवान ने अपनी मृत्यु के बाद बिजली गुण पक्षी लकड़ी को जन्म दिया, जिसे त्रिपाठी जीवक्ति ने पीछे छोड़ दिया था। इसके उपयोग के लिए उन्हें त्रिपाठी ज्वाला के साथ चर्चा करने की जरूरत होगी। इससे निपटने के बाद त्रिपाठी जीवक्ति ने अपने बगल में कुछ दर्जन उच्च रैंक संत क्रिस्टल रखे और अपनी वर्तमान संत राजा क्षेत्र की खेती को स्थिर करने के लिए 7 रंगीन आत्मा एकत्रित करने वाले झंडे में बैठ गए। अगर यह सिर्फ एक छोटी सफलता होती तो इस तरह का स्थिरीकरण विशेष रूप से महत्वपूर्ण नहीं होता, लेकिन एक महान क्षेत्र को तोड़ने के बाद यह आवश्यक था क्योंकि यह उनकी भविष्य की खेती के लिए बहुत फायदेमंद होगा। जबकि नाग गुफा पर्वत पर तूफान समाप्त हो गया था, हाई के परिवार में हंगामा मच गया था। वूही के एक पुरुष दोस्त ने अपने तृतीय श्रेणी संत क्षेत्र की खेती के साथ तृतीय श्रेणी संत राजा जूजी शेन को मार डाला था और उसके 2 विरूपण छीन लिए थे, जबकि एक महिला दोस्त न केवल एक संत श्रेणी की विरूपण शोधक थी बल्कि एक आत्मा विन्यास में भी एक महागुरु थी। ये खबर हाई के परिवार के ऊपरी तबके में फैल गई, जिससे सभी चौंक गए। किंग यान, तुमने कहा कि त्रिपाठी जीवक्ति नामक उस युवा ने उस बूढ़े लोमड़ी जूजी शेन को मार डाला। क्या तुमने इसे अपनी आंखों से देखा? परिवार के चर्चा हॉल के अंदर मेज के सिर पर बैठा एक लंबी दाढ़ी वाला एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे पूछा। उनकी आवाज अविश्वास से भरी हुई थी। ये हाई के परिवार के वर्तमान कुलपति यिएन थे। ऐसा नहीं था कि यिएन किंग यान पर विश्वास नहीं करना चाहते थे, लेकिन इस बार जो हुआ वह बस विश्वास करना बहुत मुश्किल था। ये संभव था कि त्रिपाठी जीवक्ति ने एक प्रथम श्रेणी संत राजा को मार डाला हो, लेकिन जूजी शेन कौन थे? वह जू परिवार के एक वृद्ध थे और जू परिवार के सबसे शक्तिशाली स्वामियों में से एक थे। यहाँ तक कि अगर यिएन व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करते तो वह जरूरी नहीं कि जीत पाते। अगर जूजी शेन ने 100 पहाड़ चित्र निकाला होता तो यिएन के पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। अगर किसी और ने ये कहा होता तो यिएन बस हंसते और कभी इसे गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन किंग यान ही थे जिन्होंने ये कहा था। न केवल यिएन संदिग्ध थे, बल्कि हॉल में दर्जन भर वृद्ध और विदेशी वृद्ध भी किंग यान को अजीब नजरों से घूर रहे थे। बूढ़े बा, क्या तुम खेती से भ्रमित हो गए हो? हम सभी को दिन के उजाले में यहाँ बुलाकर सिर्फ इस तरह की बात कहने के लिए? कितना उबाऊ। बाईं और बैठे वलुन नामक एक वृद्ध हंसे। ये सही है वृद्ध बा, अगर तुम एक मजाक बताना चाहते हो तो मेरा सुझाव है कि तुम इसे बदल दो, ये बिल्कुल भी मजेदार नहीं है। एक मोटी आकृति वाली एक और सुंदर महिला भी कुछ हद तक असंतुष्ट थी। वह हाई के परिवार के विदेशी वृद्धों में से एक थी जिसका नाम हुआन हुआन था। किंग यान, हमें ध्यान से बताओ, मुझे विश्वास है कि तुम कोई ऐसे व्यक्ति नहीं हो जो यह नहीं जानता कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं। यिएन ने किंग यान की ओर देखा। किंग यान का भाव अपरिवर्तित रहा। वह जानते थे कि वह जो कह रहे थे वह हास्यास्पद था, और अगर किसी और ने उन्हें ये बताया होता तो वह इतनी आसानी से उन पर विश्वास नहीं करते। इसलिए उन्होंने वल्लुन और हुआन हुआन के उपहास की परवाह नहीं की, बस अपना हाथ लहराया और कहा, अंदर आओ। 1 दर्जन से अधिक लोग पंक्तिबद्ध होकर अंदर आए। इनमें से कई लोग हाई के परिवार की युवा पीढ़ी से थे, वही समूह जो किंग यान के पीछे नाग गुफा पर्वत गए थे। अंदर आने के बाद सभी ने प्रणाम किया। मौजूद वृद्धों और विदेशी वृद्धों को नहीं पता था कि किंग यान क्या करना चाहते थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी बात नहीं की, बस चुपचाप उनके जारी रखने का इंतजार किया। वो के कुलपति और वृद्धों और विदेशी वृद्धों को बताओ कि तुमने आज क्या देखा। कुछ भी मत छिपाओ और कुछ भी अतिरंजित मत करो, अन्यथा तुम्हें परिवार के नियम के अनुसार दंडित किया जाएगा। किंग यान ने हल्के से कहा।
वूके ने जल्दी से अपनी मुठ्ठियां बांधी और सिर हिलाया, ये बताते हुए कि सूजी शेन ने सू परिवार के लोगों को नाग गुफा पर्वत पर कैसे ले जाया। त्रिपाठी जीवप्ती के साथ उनका टकराव हुआ और फिर लड़ाई हुई। इस छोटे बदमाश की वाक्पटुता काफी अच्छी थी, इसलिए हालांकि वह उस समय कुछ भी नहीं समझा था, उसका विवरण काफी विस्तृत था, लगभग मूल दृश्य को पुनः पेश कर रहा था। जब उन्होंने सुना कि वू ये और यू फैंग ने त्रिपाठी जीवप्ती की रक्षा करने और बाकिंग का विरोध करने के लिए परिवार छोड़ दिया था, तो वृद्धों और विदेशी वृद्धों के चेहरे अचानक बेहद बदसूरत हो गए। उनमें से प्रत्येक ने कुलपति से किसी को इस छोटी लड़की को वापस लाने और दूसरों को चेतावनी देने के लिए परिवार के नियम के अनुसार दंडित करने की मांग की। लेकिन जल्द ही उन्होंने अब इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया। त्रिपाठी जीवप्ती ने सूजी शेन के नीदर शैडो आत्मा धागे को छीन लिया था और तुरंत उनके आत्मा ब्रांड को मिटा दिया था, जिससे उन्हें 100 पहाड़ चित्र का उपयोग करने और 6 प्रेत पहाड़ों को बुलाने के लिए मजबूर होना पड़ा। यहाँ तक कि इन प्रेत पहाड़ों में से 4 की सुरक्षा के तहत भी सूजी शेन अभी भी काले ज्वालाओं के एक बादल से जलकर मर गए थे। उसके बाद त्रिपाठी जीवप्ती संत राजा क्षेत्र में टूट गए थे। सभी वृद्ध और विदेशी वृद्ध चकित थे, उनमें से किसी ने भी अपने कानों पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं की। उन्हें बाकिंग की कहानी पर हल्का विश्वास था, क्योंकि अभी अभी उन्होंने विश्व ऊर्जा में कुछ असामान्यताएं महसूस की थी। नाग गुफा पर्वत यहाँ से बहुत दूर नहीं था, इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से इसे नोटिस किया था, लेकिन उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। पता चला कि यह किसी के संत राजा क्षेत्र में टूटने का परिणाम था। वूके के बोलने के बाद बाकिंग ने मौजूद दर्जन भर लोगों की ओर मुड़ा और पूछा, क्या वूके के शब्दों में कोई झूठ है? दर्जन भर लोगों ने सभी ने सिर हिलाया। नहीं। आज क्या हुआ? क्या तुमने इसे अपनी आंखों से देखा? हाँ वृद्ध, सभी ने सिर हिलाया। अच्छा, तुम जा सकते हो। बाकिंग ने अपना हाथ लहराया और दर्जन भर लोग प्रणाम करके चले गए। हाउसेस परिवार का आंतरिक मामला, एपिसोड नंबर 1128। हाई के परिवार के चर्चा हॉल के अंदर सभी वृद्ध और विदेशी वृद्ध चुप हो गए। अगर उन्हें एक पल पहले संदेह था कि बाकिंग एक मजाक कह रहे थे, तो अब वे उन पर संदेह करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। 1 दर्जन से अधिक परिजनों के लिए एक साथ आकर उनसे इतना बड़ा झूठ बोलना कोई मायने नहीं रखता था। एकमात्र स्पष्टीकरण ये था कि यह सत्य था। ऐसा युवा कनिष्ठ है। ये ने गहरी सांस ली, उनके चेहरे पर सदमे का भाव दिखाई दिया। इससे पहले कि उन्होंने आह भरी, वह मेरे हाई के परिवार में क्यों नहीं पैदा हुआ? अगर वह मेरे परिवार में पैदा हुआ होता। ये के शब्द सभी के विचारों को प्रतिध्वनित करते थे। अगर ऐसा शक्तिशाली युवा व्यक्ति हाई के परिवार का सदस्य होता, तो परिवार की समृद्धि बस कोने के आसपास होती। वे अब छायादार चांद हॉल की एक परिधीय शक्ति नहीं होंगे। परिधीय बल सिर्फ एक नाम थे। इसे अच्छी तरह से कहें तो उनका छायादार चांद हॉल के साथ कुछ संबंध था, लेकिन स्पष्ट रूप से कहें तो वे सिर्फ छायादार चांद हॉल के नाम पर भरोसा कर रहे थे। हर साल उन्हें आपूर्ति प्रदान कर रहे थे, जिसके बदले में छायादार चांद हॉल उन्हें परेशान नहीं करता था। वे छायादार चांद हॉल से कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकते थे, और जब तक छायादार चांद हॉल चाहता था, वे किसी भी समय इस परिवार को भंग कर सकते थे। कुलपति, हालांकि ये त्रिपाठी जीवप्ती मेरे परिवार में पैदा नहीं हुआ था, इसका मतलब यह नहीं है कि हम उसका उपयोग नहीं कर सकते। हुआन हुआन नामक सुंदर विदेशी वृद्ध, जिसने पहली बात की थी, अचानक मुस्कुराते हुए बोली। ओह, संरक्षक हुआन, तुम्हारा मतलब? इयान ने खुशी से उसकी ओर देखा। हुआन हुआन मुस्कुराए और कहा, वृद्धबा ने अभी कहा कि उसकी रक्षा के लिए उस छोटी लड़की हुई ने परिवार छोड़ने के लिए कहने में संकोच नहीं किया। मेरी राय में उनका रिश्ता सरल नहीं है। कम से कम वही उस छोटे बदमाश में कुछ दिलचस्पी रखती है। जैसे ही ये शब्द सामने आए, सभी की आंखें चमक उठी। विदेशी वृद्ध हुआन सही है। वॉल्यून ने भी सहमति में सिर हिलाया। वही की उपस्थिति खराब नहीं है और उसकी योग्यता मेरे परिवार में सर्वश्रेष्ठ में से एक है। अगर उस त्रिपाठी जीवप्ती के वही के लिए वास्तव में भावनाएं हैं, तो यह असंभव नहीं है। जब तक हम उन दोनों को एक साथ ला सकते हैं, यह असंभव नहीं हो सकता है। हालांकि उससे पहले हमें इस युवा के मूल के बारे में पूछताछ करने की जरूरत है। चूंकि वह सिर्फ एक संत क्षेत्र की खेती के साथ सूजी शेन को मारने में सक्षम था, वह कोई नहीं हो सकता। तुम्हारा क्या विचार है? क्या तुम्हें लगता है कि वह गर्जन आंधी संप्रदाय का नंबर 1 युवा स्वामी फेंग तियानझोंग है? कहा गया था कि फेंग तियानझोंग के पास अपने क्षेत्र से ऊपर दुश्मनों को मारने की क्षमता थी। छायादार चांद हॉल के वेई गुचान के पास भी ये क्षमता थी, और स्वर्ग युद्ध संघ के कुचान फेंग भी थे। क्या त्रिपाठी जीवप्ती सिर्फ उनका एक उपनाम था? अन्यथा हमने इस नाम के बारे में पहले क्यों नहीं सुना है? किसी ने पूछा। ये निश्चित रूप से वे नहीं हैं। वे राक्षस पहले ही संत राजा क्षेत्र तक पहुंच चुके हैं और अब तक तृतीय श्रेणी संत राजा होने की संभावना है। त्रिपाठी जीवप्ती से पूरे एक महान क्षेत्र ऊंचा। उनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। जहां तक उनके मूल की बात है, इस वृद्ध आदमी को 1 या 2 चीजें पता है, दाढ़ी वाले एक बूढ़े आदमी ने गहरी आवाज में कहा। एक बकरी दाढ़ी वाले एक बूढ़े आदमी ने गहरी आवाज में कहा। ये देखकर कि उन्होंने सभी का ध्यान आकर्षित किया है, उन्होंने जारी रखा, मैंने अपने परिवार के लड़के को ये कहते सुना कि जब वो ये एक खनन अभियान से लौटी, तो यूफेंग ने तारा में आकाश से एक व्यक्ति को उठाया था। त्रिपाठी जीवप्ती वह व्यक्ति होना चाहिए। उठाया। लोगों का समूह चकित था। इतनी उत्कृष्ट योग्यता वाला एक युवा व्यक्ति कैसे उठाया जा सकता है?
ये इनका भाव बदल गया क्योंकि उन्होंने मौजूद लोगों में से एक की ओर देखा और मुस्कुराए। विदेशी वृद्ध चांद, जब वूई ने पिछली बार लोगों को खदान के लिए बाहर निकाला था, मुझे याद है कि तुम ही थे जो उसके पीछे गए थे, है ना? तुम उस त्रिपाठी जीवप्ती के बारे में क्या जानते हो? चांद क्यूई भड़क गए। उनका वूई के साथ अच्छा रिश्ता था और जब वह अभी भी परिवार में थी तो उन्होंने अक्सर उसका ध्यान रखा था। आज जब उन्होंने सुना कि वूई को परिवार छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था तो वह किंग्यान के कार्यों से असंतुष्ट महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाए। मूल रूप से वह कोई राय व्यक्त नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब जब कुलपति ने पूछा था, भले ही वह कुछ भी कहना नहीं चाहते थे, उनके पास कोई विकल्प नहीं था। आखिरकार जब यूफेंग ने त्रिपाठी जीवप्ती को उठाया और त्रिपाठी जीवप्ती खून के लाल क्रिस्टल से बच निकले तो चांद क्यूई मौजूद थे, इसलिए वह यहाँ किसी से भी ज्यादा त्रिपाठी जीवप्ती के मूल के बारे में जानते थे। एक पल के लिए विचार करने के बाद चांद क्यूई ने संक्षेप में बताया कि उस समय क्या हुआ था। समूह के भाव नाटकीय रूप से बदल गए क्योंकि उनमें से किसी ने भी त्रिपाठी जीवप्ती के मूल को इतना अजीब होने की उम्मीद नहीं की थी। वास्तव में एक खून के लाल क्रिस्टल से बच निकले थे। लेकिन जल्द ही हुआन ने खिलखिलाया, चूंकि हम उनके मूल को जानते हैं इसलिए इसे संभालना बहुत आसान है। वह बाहरी दुनिया में कोई नहीं हो सकता है, लेकिन चूंकि वह छायादार सितारा आया है, उसके कोई रिश्तेदार या समर्थन नहीं है। हालांकि मेरा हाई के परिवार बड़ा नहीं है, यह अभी भी एक शक्तिशाली बल है। उन्हें सद्भावना दिखाने की पहल करते हुए उनके लिए मना करने का कोई कारण नहीं है। इससे भी ज्यादा, नाग गुफा पर्वत जहां वह अब रहता है मेरे परिवार की संपत्तियों में से एक है। विदेशी वृद्ध हुआन जो कहते हैं वह सही है। युवा लोग थोड़े गर्मजोशी वाले हो सकते हैं, लेकिन वे सभी सुंदरता से प्यार करते हैं। ऐसा लगता है कि वही के बारे में उनके कुछ विचार हैं। हमें बस मैचमेकर खेलने की जरूरत है। किसी ने तुरंत खड़े होकर सहमति व्यक्त की, कई अन्य लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। यह अनुचित है। अचानक आपत्ति की आवाज आई। ये ने अपनी आंखें घुमाई और गर्मजोशी से पूछा, वृद्ध बा को यह अनुचित क्यों लगता है? ये को उम्मीद नहीं थी कि आपत्ति करने वाले पहले बाकिंग्यान होंगे। बाकिंग्यान ने जल्दी से कहा, सबसे पहले आज त्रिपाठी जीवप्ती ने जूजी शेन का सिर काट दिया, और हालांकि उन्होंने बड़ी ताकत और शानदार युद्ध शक्ति प्रदर्शित की, अगर यह उपहार चित्र से संबंधित नहीं होता तो जू परिवार शायद इस अपमान को निगल गया होता और बड़ी समस्याओं को छोटे को कुछ नहीं में बदल देता। इसके बजाय वे कुछ चेहरा बचाने के लिए उनसे कुछ मुआवजा मांगते। हालांकि स्वपहार चित्र पहले ही छीन लिया गया है, इसलिए भले ही जू परिवार त्रिपाठी जीवप्ती से डरता हो, उनके लिए हार मानना असंभव है। अगर मेरा परिवार अभी त्रिपाठी जीवप्ती को सद्भावना दिखाता है तो इससे निश्चित रूप से जू परिवार के साथ बहुत सारी परेशानी होगी। जू परिवार क्या है? क्या मेरा हाई के परिवार उसके जू परिवार से डरता है? क्या वृद्ध बा का डर थोड़ा निराधार नहीं है? वालुन नामक वृद्ध ने ठंडी सांस ली। हाँ वृद्ध बा, स्वपहार चित्र जू परिवार के कब्जे में नहीं है, इसलिए हमें वास्तव में उनसे डरने की जरूरत नहीं है। शायद हम इस अवसर का लाभ उठाकर जू परिवार के बलों पर कब्जा कर सकते हैं। जैसे ही ये बयान सामने आया, कई लोग प्रलोभित हुए। जू परिवार का स्वपहार चित्र कुछ ऐसा था जिससे वे सभी डरते थे, लेकिन अब जब यह विरूपण चला गया था तो डरने की क्या बात थी? अगर वे जू परिवार से निपट सकते थे तो उनके लिए त्रिपाठी जीवप्ती से दोस्ती करना आसान हो जाएगा। ये भड़क गए लेकिन अपनी राय व्यक्त करने की जल्दी नहीं की। इसके बजाय बाकिंग्यान की ओर मुड़े और कहा, वृद्ध बा, कृपया जारी रखें। बाकिंग्यान ने उन उच्च उत्साही वृद्धों और विदेशी वृद्धों की ओर देखा जो जू परिवार को नष्ट करने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे और ताना मारा, हो सकता है कि तुम जू परिवार से न डरो, लेकिन छायादार चांद हॉल के बारे में क्या? सभी एक पल के लिए चकित थे, लेकिन जल्द ही कुछ याद आया और तुरंत डर के भाव दिखाए। हम और जू परिवार दोनों छायादार चांद हॉल के परिधीय परिवार हैं, इसलिए छायादार चांद हॉल इस तरह के विवाद में हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन वही कोई है जिसे जी होंगवेन ने पसंद किया है। अगर हम मनमाने ढंग से वही को त्रिपाठी जीवप्ती के साथ मिलाते हैं तो क्या तुम्हें लगता है कि जी होंगवेन बस इसे नजरअंदाज कर देगा? एक तुच्छ जी होंगवेन डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन उसका एक पिता है जो छायादार चांद हॉल का एक डीकन है। छायादार चांद हॉल में एक डीकन की स्थिति ऊंची नहीं है, लेकिन ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे मेरा हाई के परिवार भड़का सके। वृद्धबा जो कहते हैं वह सही है, ये ने सिर हिलाया। हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती अच्छे हैं, अंत में उनका कोई आधार नहीं है। वह सिर्फ एक व्यक्ति है, इसलिए अगर हम उनसे दोस्ती करने के लिए जी होंगवेन को नाराज करते हैं तो यह वास्तव में इसके लायक नहीं है। ऐसा लगता है कि इस मामले पर ध्यान से विचार करने की जरूरत है। अगर हम त्रिपाठी जीवप्ती को भर्ती करना चाहते हैं तो हम जी होंगवेन को नाराज नहीं कर सकते। वृद्ध बा, तुम काफी विचारशील हो। तुम क्यों नहीं नाग गुफा पर्वत की एक और यात्रा करते हो और देखते हो कि वह आदमी क्या चाहता है? हम उसके स्वाद को पूरा कर सकते हैं। अगर उसके दिल में वास्तव में सुंदरता के लिए एक दिल है तो मेरे हाई के परिवार में कई अविवाहित लड़कियां हैं, उनमें से कुछ हुई सी कम नहीं है। जब तक वह मेरे परिवार की सेवा करने को तैयार है, एक तुच्छ कुछ लड़कियां हमारे लिए बर्दाश्त करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। हाँ कुलपति। बाकिंग्यान खड़े हो गए और धीरे से प्रणाम किया, एक पल के लिए इसके बारे में सोचते हुए इससे पहले कि उन्होंने पूछा, कुलपति, हमें त्रिपाठी ज्वाला नामक उस संत श्रेणी की विरूपण शोधक के साथ कैसे निपटना चाहिए? आत्मा विन्यास में उसकी उपलब्धियां खराब नहीं होनी चाहिए।
वृद्ध बा, हमें एक विन्यास महागुरु की जरूरत है, लेकिन त्रिपाठी ज्वाला अभी भी बहुत छोटी है, इसलिए भले ही आत्मा विन्यास में उसकी कुछ उपलब्धियां हों, मुझे डर है कि वे बहुत गहरी नहीं होंगी। इस बार सबसे महत्वपूर्ण बात त्रिपाठी जीवक्ति है। हाँ, चून की कुलपति ने ऐसा कहा था। वाक्यांज्ञान खंडन नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्हें हल्का महसूस हुआ कि त्रिपाठी ज्वाला द्वारा व्यवस्थित आत्मा विन्यास सरल नहीं थे। शायद उनका मूल्य त्रिपाठी जीवक्ति से भी ज्यादा था। मुख्य हॉल छोड़ने के बाद वाक्यांज्ञान तुरंत नाग गुफा पर्वत की ओर नहीं भागे। वह जानते थे कि त्रिपाठी जीवक्ति उन्हें देखना नहीं चाहते थे, इसलिए अगर वह अब जाते हैं तो उन्हें निश्चित रूप से प्रवेश से मना कर दिया जाएगा। इसके अलावा त्रिपाठी जीवक्ति अभी संत राजा क्षेत्र में टूट गए थे और सबसे अधिक संभावना है कि उनकी खेती को मजबूत करने के लिए पीछे हट रहे थे। अपनी खेती को मजबूत करना। वाक्यांज्ञान की आंखें चमक उठी और तुरंत कुछ अच्छा सोचा। वह परिवार के स्टोर हाउस में जल्दी गए और एक जेड बॉक्स निकाला। जेड बॉक्स खोलते हुए अंदर एक लोंगन के आकार की गोली थी जो एक सुगंधित सुगंध फैला रही थी। अगर कोई एक चीज थी जिसकी त्रिपाठी जीवक्ति को अभी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो वही संत राजा गोली होनी चाहिए, है ना? वाक्यांज्ञान विजयी रूप से मुस्कुराए और स्टोर हाउस से बाहर चले गए। नाग गुफा पर्वत की गुफा के अंदर त्रिपाठी जीवक्ति पीछे हट रहे थे, जबकि त्रिपाठी ज्वाला वुई की सहायता से विभिन्न सामग्रियों को सुलझा रही थी। त्रिपाठी जीवक्ति के कब्जे में सामग्री सभी जगह थी। विभिन्न ग्रेड की सभी प्रकार की सामग्री थी और मात्रा बहुत बड़ी थी। दोनों महिलाएं उन्हें सुझाने से चकित थी, लेकिन वे खुद का भी आनंद ले रही थी। उन्होंने त्रिपाठी जीवक्ति के स्टॉकपाइल को इतना समृद्ध होने की उम्मीद नहीं की थी। अचानक वुई हंसी में फूट पड़ी, उनका शरीर कांप रहा था। त्रिपाठी ज्वाला ने भ्रमित होकर उसकी ओर देखा और पूछा, तुम किस बात पर हंस रही हो? वुई ने कहा, मैं त्रिपाठी जीवक्ति पर बहुत चालाक होने के लिए हंस रही हूँ। वह किस तरह से चालाक है? त्रिपाठी ज्वाला ने उत्सुकता से पूछा। जब मैंने उसे उठाया तो उसके पास केवल एक अंतरिक्ष अंगूठी थी जिसे यूफेंग ने चुरा लिया था। मुझे उस पर दया है, इसलिए मैंने उसे कुछ संत क्रिस्टल दिए, लेकिन अब जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो उसके पास स्पष्ट रूप से अन्य अंतरिक्ष अंगूठी थी। मुझे बस पता नहीं था कि वे कहाँ छिपी हुई थी। अन्यथा उसके पास इतने सारे संत क्रिस्टल और सामग्री कैसे हो सकती थी? उस समय उसने मुझे कृतज्ञता से देखा और मुझे बहुत धन्यवाद दिया। मैंने सोचा कि मैंने कुछ अच्छा किया है, लेकिन पता चला कि मैं हमेशा उसके द्वारा धोखा दी गई थी। वह वास्तव में चालाक है। त्रिपाठी ज्वाला ने सिर हिलाया, लेकिन उन सन क्रिस्टल का उससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने ही उन्हें कमाने में उसकी मदद की। वुई भ्रमित थी, लेकिन इससे पहले कि उन्हें पूछने का समय मिलता, यूफेंग, जो सामग्री खरीदने के लिए बाहर गए थे, लौट आए। कैसा रहा? वुई ने पूछा। बहुत अच्छा, यूफेंग मुस्कुराए। युवती, तुम्हें नहीं पता, लेकिन मैंने कभी इतने सर्वोच्च उपचार का आनंद नहीं लिया है। वे दुकानें जो सामग्री बेचती हैं, वे मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती हैं जैसे मैं उनका दादा हूँ। इतने सारे पैसे खर्च करने की भावना बहुत अद्भुत है। यहाँ तक कि कुछ सुंदर लड़कियां भी हैं जो गुप्त रूप से मुझ पर छेड़छाड़ भरी निगाहें डाल रही हैं। एपिसोड नंबर 1129। यूफेंग के चेहरे पर आत्मसंतुष्टि का भाव देखकर वुई ने आंखें घुमाई। खुद को मूर्ख मत बनाओ। मैं तुमसे उन सामग्रियों के बारे में पूछ रही हूँ जो तुमने खरीदी हैं। ओह, मैंने उन्हें खरीदा, वे सब यहाँ हैं, यूफेंग ने कहा, अपने हाथ में अंतरिक्ष अंगूठी त्रिपाठी ज्वाला को सौंप दी। त्रिपाठी ज्वाला ने इसे लिया और अपनी दिव्य चेतना से साफ किया इससे पहले कि उन्होंने सिर हिलाया। बुरा नहीं है, इन सामग्रियों के साथ मैं 1 महीने के भीतर इस जगह की रक्षा के लिए एक आत्मा विन्यास स्थापित करने में सक्षम होंगी। जब वो समय आएगा तो कितने भी लोग आए, हमें उनसे डरना नहीं पड़ेगा। वुई और यूफेंग दोनों ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा, लेकिन जल्द ही वुई ने सिर हिलाया और यूफेंग की ओर मुड़ी। तुम्हारे हाथ में वह क्या है? युवा स्वामी वुके ने इसे भेजा और मुझे त्रिपाठी जीवक्ति को देने के लिए कहा, यूफेंग ने समझाया। जब वह अभी लौटा तो उसने संयोग से वुकी को गुफा के बाहर घूमते हुए देखा, इसलिए वह उससे इसके बारे में पूछने गया। वह कैसे जान सकता था कि वुके बस इस जेड बॉक्स को उसके हाथ में धकेल देगा और कहेगा कि यह कुछ ऐसा था जिसे वृद्धबा त्रिपाठी जीवक्ति को देना चाहते थे, इससे पहले कि वह बिना किसी निशान के गायब हो जाए। क्या वृद्धबा ने चचेरे भाई को इसे भेजने के लिए कहा? वुई थोड़ी भड़क गई। ऐसा लगता है कि कुछ सोच रही थी। जेड बॉक्स को घूर रही थी और कह रही थी, इसे खोलो और मुझे देखने दो। यूफेंग ने जेड बॉक्स खोला और तुरंत गुफा के अंदर से एक सुगंधित गंध बाहर निकल गई। एक संत राजा गोली। वुई और यूफेंग दोनों ने एक ही समय में चिल्लाया। पूर्व गुप्त रूप से चौंक गई थी, ये सोचते हुए कि परिवार वास्तव में उदार था, वास्तव में अपने स्टोर हाउस से अंतिम संत राजा गोली लेकर आया था। बाद वाला मदद नहीं कर सका, लेकिन ढूंढ लिया क्योंकि उसकी आंखें लालच से चमक उठी। दूसरी ओर त्रिपाठी ज्वाला ने केवल संत राजा गोली को हल्के से देखा, इससे पहले कि वह अपने काम पर लौट आए। क्या वृद्धबा ने वास्तव में चचेरे भाई को इसे लाने के लिए कहा? वुई ने अनिश्चित रूप से पूछा। मुझे ये और कहाँ से मिला होगा? ऐसा लगता है कि परिवार त्रिपाठी जीवक्ति से दोस्ती करने का इरादा रखता है। वुई ने बुदबुदाया, तुरंत हंसते हुए। जब तक वे लोग बूढ़े नहीं हो जाते उन्हें उनसे दोस्ती करनी चाहिए। हालांकि उन्होंने यहाँ केवल चचेरे भाई को भेजा, ऐसा लगता है कि उनके कुछ संकोच है। इसे भूल जाओ,
तुम संत राजा गोली पहले भेज दो, त्रिपाठी जीवप्ती को इसकी जरूरत है। अगर यह कुछ और होता तो वुई ने यू फैंग को इसे वापस करने के लिए कहा होता, लेकिन ये संत राजा गोली अलग थी। ठीक है, यू फैंग ने ध्यान से जेड बॉक्स को बंद कर दिया और अंदर चले गए। त्रिपाठी जीवप्ती के पत्थर के कमरे के सामने पहुंचकर उन्हें बोलने का समय भी नहीं मिला इससे पहले कि त्रिपाठी जीवप्ती की आवाज सुनाई दी, भाई यू, अंदर आओ। यू फैंग मुस्कुराया और आगे बढ़ा, अपने हाथ में जेड बॉक्स सौंप दिया और फिर बताया कि उसने इसे कैसे प्राप्त किया। एक संत राजा गोली। त्रिपाठी जीवप्ती ने जेड बॉक्स में लोंगन के आकार की गोली को मनोरंजन के साथ देखा। एक रस सिद्ध करने वाला के रूप में वह स्वाभाविक रूप से जानते थे कि एक संत राजा गोली क्या थी। संत क्षेत्र से संत राजा क्षेत्र में टूटने के लिए एक संत राजा गोली लेने से एक कृषक को उनकी खेती और मन की स्थिति को स्थिर करने में मदद मिल सकती है। क्योंकि यह गोली केवल इस चरण में प्रभावी थी, इसे संत राजा गोली कहा जाता था। संत राजा गोली एक संत राजा ग्रेड मध्य रैंक की गोली थी। इसका ग्रेड बहुत ऊंचा नहीं था, लेकिन इसे परिष्कृत करने के लिए बहुत सारी सामग्रियों की आवश्यकता थी। मूल रूप से हर महान क्षेत्र की सफलता और समेकन के लिए एक कृषक की सहायता के लिए एक संबंधित गोली थी, लेकिन चूंकि त्रिपाठी जीवप्ती के पास विनाश की दानव आंख थी, उन्होंने उच्च स्तरीय कृषकों की बहुत सारी अंतर्दृष्टि और अंतर्दृष्टि को स्वर्गीय मार्ग और मार्शल दाव में अवशोषित कर लिया था, इसलिए उन्होंने सफलताओं या समेकनों के लिए कभी भी गोलियां नहीं ली थी क्योंकि उन्हें उनकी जरूरत नहीं थी। त्रिपाठी जीवप्ती को उनकी जरूरत नहीं थी, लेकिन दूसरों को थी। एक कृषक के लिए ये गोलियां बहुत कीमती थीं। हाई के परिवार द्वारा उन्हें एक संत राजा गोली देना स्पष्ट रूप से सद्भावना का एक इशारा था और उन्हें जीतने का एक प्रयास था, जिसके बारे में त्रिपाठी जीवप्ती अच्छी तरह से जानते थे। अगर यह कोई और होता तो शायद ये गोली वास्तव में प्रभावी होती, लेकिन उन्होंने इसे गलत व्यक्ति को उपहार के रूप में दिया था। त्रिपाठी जीवप्ती खुद एक रस सिद्ध करने वाला थे, इसलिए वह इतनी कम समय में ऐसी गोली को परिष्कृत कर सकते थे। उनकी काली किताब की जगह में पर्याप्त आत्मा घास और आत्मा दवाइयां थीं। यू फैंग को अपने हाथ में संत राजा गोली को ईर्ष्या के भाव से घूरते हुए देखकर त्रिपाठी जीवप्ती ने संत राजा गोली को वापस जेड बॉक्स में रख दिया और लापरवाही से उसे फेंक दिया, तुम इसे खा लो। यू फैंग चौंक गए, जेड बॉक्स को पकड़ लिया और अपना हाथ हिलाया। नहीं, ये परिवार की ओर से आपको एक उपहार है। इसके शीर्ष पर यह गोली बेहद कीमती है। मेरे हाई के परिवार ने एक रस सिद्ध करने वाला को उनमें से कुछ को परिष्कृत करने के लिए कहा। युवती ने संत राजा क्षेत्र में टूटने पर एक लिया, जहां तक मुझे पता है यह आखिरी है। बस इसे खा लो, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया। लेकिन मैं 2 या 3 साल पहले संत राजा क्षेत्र में टूट गया था, अगर मैं इसे अब खाता हूँ तो इसकी प्रभावकारिता बहुत कम हो जाएगी। यू फैंग इतनी कीमती गोली को बर्बाद करने के लिए सहन नहीं कर सके। फिर मैं इसे तुम्हें दे दूंगा, चाहे तुम इसे खाना चाहते हो या बेचना चाहते हो, ये तुम पर निर्भर है। त्रिपाठी जीवप्ती मुस्कुराए। भाई त्रिपाठी, तुम्हें वास्तव में यह नहीं चाहिए। अगर तुम करते हो तो मैं परिवार को समझा नहीं पाऊंगा। क्या तुम पहले ही वुई के साथ परिवार छोड़ चुके हो? तुम्हें और क्या समझाने की जरूरत है? त्रिपाठी जीवप्ती ने एक मजेदार मुस्कान के साथ उनकी ओर देखा। यू फैंग एक पल के लिए चकित थे इससे पहले कि उन्होंने अपना सिर थपथपाया। सही, ऐसा लगता है कि उन्हें याद आ रहा था कि उन्होंने परिवार छोड़ दिया था। यू फैंग का भाव थोड़ा उदास हो गया। त्रिपाठी जीवप्ती ने उन्हें दिलासा दिया, हाई के परिवार को छोड़ना जरूरी नहीं कि बुरी बात हो। निश्चिंत रहो, भविष्य में तुम्हें यहाँ हाई के परिवार की तुलना में बेहतर खेती की स्थिति प्राप्त होगी। यू फैंग ने विनम्रता से सिर हिलाया। भाई त्रिपाठी की दयालुता के लिए बहुत धन्यवाद, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन युवती, हाँ, वह स्पष्ट रूप से वुई के बारे में अधिक चिंतित थे और उन्होंने त्रिपाठी जीवप्ती के शब्दों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने त्रिपाठी जीवप्ती की युद्ध प्रभावशीलता देखी थी, लेकिन अगर उन्होंने कहा कि वह बेहतर खेती की स्थिति प्रदान कर सकते हैं तो यू फैंग ने विश्वास नहीं किया। यू फैंग के जाने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने एक पल के लिए इसके बारे में सोचा, इससे पहले कि उन्होंने एक दिव्य चेतना संदेश भेजा। एक पल बाद पत्थर मोनगूस जमीन से बाहर निकला। कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने बहुत सारे अंतरिक्ष आत्मा क्रिस्टल एकत्र किए थे। त्रिपाठी जीवप्ती द्वारा सभी अंतरिक्ष आत्मा क्रिस्टल को थूकने के लिए कहे जाने के बाद उन्होंने त्रिपाठी जीवप्ती को फिलहाल अंतरिक्ष आत्मा क्रिस्टल के मामले को अलग रखने और गुफा के अंदर कुछ और पत्थर के कमरे खोलने का आदेश दिया। वुई और यू फैंग अब बेघर थे और केवल यही रह सकते थे। उनकी वर्तमान दुर्दशा उनकी वजह से थी, इसलिए त्रिपाठी जीवप्ती स्वाभाविक रूप से बस खड़े नहीं होंगे और कुछ नहीं करेंगे। पत्थर मोनगूस द्वारा पत्थर के कमरे खोलने की गति बहुत तेज थी और उसका दिमाग बहुत सरल था। जब त्रिपाठी जीवप्ती ने उसे एक पत्थर का कमरा खोलने के लिए कहा तो उसने अपना सर्वश्रेष्ठ किया, और जब तक त्रिपाठी जीवप्ती ने उसे रुकने के लिए कहा तब तक पूरी गुफा में एक बड़ा बदलाव आया था। एक के बाद एक पत्थर के कमरे सुरंग के दोनों किनारों पर बड़े करीने से व्यवस्थित थे। उनमें से हर एक का आकार समान था और उनमें कोई अंतर नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन्हें सबसे सटीक शासक से मापा हो। गुफा में कम से कम कुछ 100 पत्थर के कमरे थे। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी दिव्य चेतना से कमरे को साफ किया और कड़वाहट से मुस्कुराया। पत्थर मोनगूस को अंतरिक्ष आत्मा अयस्क का खनन जारी रखने का आदेश दिया और उसे नजरअंदाज कर दिया।
जबकि वह अपनी संत राजा क्षेत्र की खेती को मजबूत करने के लिए पीछे हट रहे थे, त्रिपाठी जीवोक्ति भी बैंगनी ढाल विरूपण को परिष्कृत कर रहे थे, जिसे त्रिपाठी ज्वाला ने अभी अभी परिष्कृत किया था। जूजी शेन के 100 पहाड़ चित्र ने त्रिपाठी जीवोक्ति को थोड़ा पीड़ित किया था। जूजी शेन के 100 पहाड़ चित्र ने त्रिपाठी जीवोक्ति को थोड़ा पीड़ित किया था। जूजी शेन ने केवल 6 पहाड़ प्रेतों को बुलाया था, फिर भी उन्होंने पहले ही इतनी शक्ति प्रदर्शित की थी। अगर उन्होंने उनमें से 100 को बुलाया होता तो संभावना थी कि आसपास के 1000 किलोमीटर नष्ट हो गए होते। त्रिपाठी जीवोक्ति को तुरंत एक रक्षात्मक विरूपण की जरूरत थी। त्रिपाठी ज्वाला और अन्य 2 द्वारा सामग्री को सुझाने के बाद वे भी गुफा में हुए परिवर्तनों से चौंक गए थे। केवल 1 या 2 दिन के बाद अचानक एक ही आकार के सैकड़ों पत्थर के कमरे थे, जिससे वुई और यू फैन को ऐसा महसूस हुआ जैसे वे एक सपने में थे। उन्होंने सोचा कि ये त्रिपाठी जीवोक्ति का हस्तशिल्प था, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी कुछ अजीब नहीं देखा। केवल त्रिपाठी ज्वाला की आंखें थोड़ी संकरी हो गईं, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि यह पत्थर मोंगूस का काम था। इतने सारे पत्थर के कमरों के साथ वुई और यू फैंग ने स्वाभाविक रूप से रहने के लिए एक ही चुना। त्रिपाठी ज्वाला ने कुछ संत क्रिस्टल निकाले और उनके पत्थर के कमरों में से प्रत्येक में एक छोटा आत्मा एकत्रित करने वाला आत्मा विन्यास व्यवस्थित किया, जिससे उन्हें रक्षात्मक आत्मा विन्यास व्यवस्थित करने में व्यस्त होने से पहले बेहतर खेती करने की अनुमति मिली। सौभाग्य से वुई ने एक अग्निगुण गुप्त कला की खेती की, इसलिए हालांकि वह विरूपण शोधन नहीं समझती थी, त्रिपाठी ज्वाला के मार्गदर्शन में वह कुछ साधारण चीजों को परिष्कृत करने में सक्षम थी। पत्थर मोंगूस सभी में सबसे व्यस्त था। इसे अभी अभी त्रिपाठी जीवोक्ति द्वारा अंतरिक्ष आत्मा क्रिस्टल एकत्र करने के लिए भेजा गया था, इससे पहले कि इसे त्रिपाठी ज्वाला द्वारा वापस बुलाया गया। सामग्री को तपाना कुछ ऐसा था जिसे पत्थर मोंगूस जल्दी और कुशलता से कर सकता था, तो और कौन हो सकता था। त्रिपाठी ज्वाला ने बहुत समय और ऊर्जा बचाए। उन्होंने पहले कभी ऐसी सुंदर विरूपण शोधन प्रक्रिया का आनंद नहीं लिया था। पत्थर मोंगूस को उनके सहायक के रूप में उन्हें बस सामग्री को आकार देने और उनके अंदर आत्मा विन्यास को अंकित करने की जरूरत थी, उन्हें और कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। आधे महीने बाद त्रिपाठी जीवोक्ति अपने पीछे हटने से बाहर निकल गए। जैसे ही उन्होंने पत्थर के कमरे से बाहर कदम रखा, उन्होंने तुरंत बाहर के अंतर को महसूस किया। मूल रूप से यहाँ केवल वो और त्रिपाठी ज्वाला थे, उसके बाद वुई और यू फैंग थे, इसलिए कुल मिलाकर केवल 4 लोग थे, लेकिन अब गुफा में कम से कम 40 और लोग थे। उनमें से कुछ अपने पत्थर के कमरों में खेती कर रहे थे, जबकि अन्य मदद कर रहे थे। पूरा नाग गुफा पर्वत जीवंत था। यहाँ क्या चल रहा है? त्रिपाठी जीवोक्ति ने संदेह से बाहर कदम रखा और हर कोई जिससे वह मिले उन्होंने गर्मजोशी से उनका अभिवादन किया। त्रिपाठी जीवोक्ति ये जानकर हैरान थे कि वह इन सभी लोगों को जानते थे। भले ही वह उनके नाम नहीं जानते थे, वह उनसे काफी परिचित थे, क्योंकि वे सभी लोग थे जो स्टारशिप पर वुई के पीछे आए थे और जब गुफा व्यवस्थित की जा रही थी तब यू फैंग के नेतृत्व में मदद की थी। त्रिपाठी जीवोक्ति, वुई की आवाज अचानक चिल्लाई। त्रिपाठी जीवोक्ति ने उन्हें देखकर मुस्कुराया और उनकी ओर चले गए। आधा महीना न देखने के बाद वुई का रंग बहुत सुधर गया था और उनकी भौहों के बीच की उदासी गायब हो गई थी। उनकी पूरी व्यक्ति युवा और सुंदर लग रही थी, खुशी से भरी हुई थी। ये लोग, त्रिपाठी जीवोक्ति ने भ्रम में उनकी ओर देखा। वे सब मेरा अनुसरण करने आए थे। वुई ने त्रिपाठी जीवोक्ति को माफी मांगते हुए देखा। उन सभी ने घोषणा की कि वे परिवार छोड़ रहे हैं। आह, त्रिपाठी जीवोक्ति हैरान थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वुई की अपील इतनी मजबूत होगी। अगर 1 या 2 युवा पुरुष होते जिन्होंने वुई की प्रशंसा की और उनका अनुसरण किया, यहाँ तक कि हाई के परिवार को छोड़ने तक, वह एक बात होती, लेकिन यहाँ 40 से अधिक लोग थे, पुरुषों और महिलाओं का मिश्रण। वुई की प्रतिष्ठा और व्यक्तिगत आकर्षण ने उन्हें जीत लिया था, इसके अलावा कोई और स्पष्टीकरण नहीं था। बिना अनुमति के परिवार छोड़ना कोई तुच्छ मामला नहीं था, खासकर जब इतने सारे लोग एक ही समय में ऐसा कर रहे थे। ये हाई के परिवार के चेहरे पर कई दर्जन बार थप्पड़ मारने के बराबर था। त्रिपाठी जीवोक्ति नहीं जानते थे कि हाई के परिवार इसे सहन कर सकता है या नहीं। मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि चीजें इस तरह विकसित होंगी, वुई ने माफी मांगते हुए कहा। उन्होंने उस समय घोषणा की थी कि वह परिवार छोड़ रही है क्योंकि वह त्रिपाठी जीवोक्ति की रक्षा करना चाहती थी और क्योंकि वह परिवार के कार्यों से बुरी तरह निराश थी। वह कैसे जान सकती थी कि वह ऐसा बुरा फैसला करेगी और 40 से अधिक लोगों को उनका अनुसरण करने के लिए प्रेरित करेगी। इसने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया था, लेकिन इससे भी ज्यादा वह भावुक थी। एपिसोड नंबर 1130। अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मैं उन्हें दूर ले जा सकती हूँ। वुई ने त्रिपाठी जीवोक्ति को बोलते हुए नहीं देखा और सोचा कि वह नाखुश है, इसलिए उन्होंने जल्दी से अपने लाल होंठ काटे और पेशकश की। तुम उन्हें कहाँ ले जा सकती हो? त्रिपाठी जीवोक्ति मुस्कुराए। चूंकि वे यहाँ आए हैं, वे यही रह सकते हैं। आखिरकार ये जगह मूल रूप से तुम्हारी थी, लेकिन मैंने इसे तुम्हें पहले ही दे दिया है, वुई ने शर्म की नजर से कहा। चूंकि मैंने इसे तुम्हें दिया था, यह अब तुम्हारा है। इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, तुम्हारे पास इतने सारे अनुयायी हो सकते हैं, ये तुम्हारी अपनी क्षमता है। त्रिपाठी जीवोक्ति हल्के से मुस्कुराए। किसी भी मामले में इस गुफा में कई पत्थर के कमरे हैं, इसलिए ज्यादा लोग आते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। धन्यवाद, वुई ने कृतज्ञता से कहा। त्रिपाठी जीवोक्ति ने सिर हिलाया और ईमानदारी से कहा, मुझे तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए।
अगर वू यी ने उन्हें रहने के लिए नाग गुफा पर्वत नहीं दिया होता तो उन्हें यहाँ अंतरिक्ष आत्मा क्रिस्टल की खान नहीं मिली होती। हालांकि उनके लिए फिलहाल इसके बारे में बात करना सुविधाजनक नहीं था, त्रिपाठी जीवक्ति कभी भी इतने बड़े उपकार को नहीं भूलेंगे। वू यी का अनुसरण करने वाले इन तुच्छ लोगों को भूल जाओ, भले ही वू यी को कोई बड़ी समस्या आती वह उनके लिए खड़े होते। तुम दोनों को एक दूसरे को धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। त्रिपाठी ज्वाला की आवाज चिल्लाई। त्रिपाठी जीवक्ति ने अपना सिर घुमाया और उन्हें बगल से आते हुए देखा, थोड़ा थकी हुई लग रही थी। हालांकि वह थकी हुई लग रही थी, उनकी सुंदर आंखें उत्साह से भरी हुई थी क्योंकि उन्होंने लापरवाही से कुछ त्रिपाठी जीवक्ति को फेंक दिया और कहा, यह विरूपण अच्छा है, एक नजर डालो और देखो कि क्या तुम इसे परिष्कृत करना चाहते हो। अगर तुम इसे परिष्कृत नहीं करना चाहते हो तो इसे बेच दो, हम अब गरीब हैं। त्रिपाठी जीवक्ति ने इस विरूपण को पकड़ा और अपनी दिव्य चेतना से साफ किया। जल्दी से पता चला कि यह जूजी शेन का 100 पहाड़ चित्र था और तुरंत इसे अपनी अंतरिक्ष अंगूठी में फेंक दिया। मैं इसे नहीं बेच रहा हूँ। जूजी शेन के साथ लड़ाई में त्रिपाठी जीवक्ति ने उनके 2 विरूपण प्राप्त किए थे, एक नीदर शेडो आत्मा रेशम था और दूसरा 100 पहाड़ चित्र था। त्रिपाठी जीवक्ति को उनकी सावधानीपूर्वक जांच करने का समय नहीं मिला था, लेकिन वह जानते थे कि ये 100 पहाड़ चित्र वास्तव में एक खजाना था। जूजी शेन ने इतनी शक्ति प्रदर्शित करने के लिए 6 पहाड़ प्रेतों को बुलाया था, इसलिए अगर उन्होंने इसे परिष्कृत किया और अधिक पहाड़ प्रेतों को बुलाया तो उनकी शक्ति केवल बढ़ेगी। उस समय यहाँ तक कि शून्य चरण में वापसी कृषक भी 100 पहाड़ चोटियों की संयुक्त शक्ति का सामना नहीं कर पाएंगे। त्रिपाठी जीवक्ति आक्रामक विरूपणों में बहुत दिलचस्पी नहीं रखते थे, लेकिन वह 100 पहाड़ चित्र जैसे विरूपणों के बहुत शौकीन थे। तो मुझे कुछ संत क्रिस्टल दो। त्रिपाठी ज्वाला ने बस अपना छोटा हाथ बाहर निकाला। क्या तुमने पिछली बार 50,000 संत क्रिस्टल मूल्य की सामग्री नहीं खरीदी थी? उच्च रैंक संत क्रिस्टल थे, क्या तुमने उन सभी का उपयोग कर लिया है? त्रिपाठी जीवक्ति ने आश्चर्य में त्रिपाठी ज्वाला की ओर देखा। यह महिला पैसे कमाने में अच्छी थी, लेकिन वह पैसे बर्बाद करने में भी अच्छी थी। क्या तुम्हें लगता है कि एक महान विन्यास स्थापित करना आसान है? वे सामग्री केवल एक छोटे आत्मा एकत्रित करने वाले विन्यास की व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन अब जब इतने सारे लोग आ गए हैं तो उनके पत्थर के कमरों में से प्रत्येक को एक छोटे आत्मा एकत्रित करने वाले विन्यास के साथ फिर से व्यवस्थित किया जाना चाहिए। हर दिन वे खेती करते हैं, वे बहुत सारे संत क्रिस्टल का उपभोग करते हैं। वू यी ने अपना हाथ हिलाया और कहा, ऐसी चीजों की व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने परिवार में रहते हुए कभी भी ऐसे उपचार का आनंद नहीं लिया। नाग गुफा पर्वत की वर्तमान विश्व ऊर्जा आभा खराब नहीं है। पिछली बार त्रिपाठी जीवक्ति टूटे थे, गुफा के 30 किलोमीटर के दायरे में विश्व ऊर्जा आभा साफ हो गई थी, लेकिन आधे महीने से अधिक समय के बाद ये कुछ हद तक ठीक हो गई थी। कम से कम पर्वत चोटियों के ऊपर विश्व ऊर्जा का एक बेहोश कोहरा देखा जा सकता था। उससे विनम्र होने की जरूरत नहीं है, उसका धन तुम्हारी कल्पना से परे है। त्रिपाठी ज्वाला वू यी के कान में झुक गई और फुसफुसाए। वह अकेली थी जो जानती थी कि त्रिपाठी जीवक्ति के पास अनगिनत अंतरिक्ष आत्मा क्रिस्टल थे, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से जानती थी कि त्रिपाठी जीवक्ति संत क्रिस्टल के बारे में चिंता नहीं करेंगे। त्रिपाठी जीवक्ति ने सिर हिलाया और अपनी अंतरिक्ष अंगूठी से शेष 10,000 उच्च रैंक संत क्रिस्टल, मध्य रैंक संत क्रिस्टल और निम्न रैंक संत क्रिस्टल निकाले, केवल 1,000 अपने लिए छोड़ दिए। वू यी अब से हमारे नाग गुफा पर्वत की कोषाध्यक्ष होंगी, इसलिए वह हमारे वित्त का प्रभारी होंगी। मुझे आत्मा एकत्रित करने वाले विन्यास की व्यवस्था करनी है, इसलिए मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। अगर तुम्हें कुछ भी खरीदने की जरूरत है तो मैं तुम्हें बताऊंगी। अगर तुम्हारे पास पर्याप्त संत क्रिस्टल नहीं है तो बस त्रिपाठी जीवक्ति को बताओ और वह उन्हें ला देंगे। त्रिपाठी ज्वाला ने अनगिनत संत क्रिस्टल से भरी एक अंतरिक्ष अंगूठी वू यी के हाथों में डाल दी। वू यी एक पल के लिए जम गई। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि त्रिपाठी ज्वाला उन्हें हस्तांतरित करने के लिए त्रिपाठी जीवक्ति से संत क्रिस्टल मांगेगी, लेकिन जल्द ही उन्होंने समझा कि त्रिपाठी ज्वाला स्पष्ट रूप से उनके लिए कुछ खोजने की कोशिश कर रही थी, इसलिए वह अपनी कल्पना को बेकाबू नहीं होने देंगी। ऐसा सोचते हुए वू यी भावुक हो गई और मना नहीं किया, जल्दी से सिर हिलाते हुए, तुम निश्चिंत रह सकते हो, मेरे हाथों में संत क्रिस्टल के हर टुकड़े का एक स्पष्ट स्थान होगा। वू यी हमेशा हाई के परिवार का प्रभार लेना चाहती थी और उन्होंने वर्षों से परिवार के लिए कुछ चीजों का प्रबंधन किया था, इसलिए अब 40 लोगों के एक तुच्छ समूह का प्रबंधन करना उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। त्रिपाठी जीवक्ति की आंखें सनकरी हो गई क्योंकि वह त्रिपाठी ज्वाला के इरादों को समझते थे। चुपचाप उन्हें एक अंगूठा ऊपर दिया। त्रिपाठी ज्वाला मुस्कुराई, मेरा रक्षात्मक विन्यास लगभग पूरा होने वाला है, लेकिन त्रिपाठी जीवक्ति, तुम्हें वास्तव में अधिक संत क्रिस्टल एकत्र करने की जरूरत है। अगर तुम इस 1000 किलोमीटर की परिधि को सुरक्षित करना चाहते हो तो वर्तमान आत्मा एकत्रित करने वाला विन्यास पर्याप्त नहीं होगा। वर्तमान आत्मा एकत्रित करने वाला विन्यास केवल हमारी गुफा के चारों ओर 10 किलोमीटर के दायरे की रक्षा कर सकता है। त्रिपाठी जीवक्ति स्वाभाविक रूप से उनके शब्दों के पीछे का अर्थ समझते थे। अंतरिक्ष आत्मा क्रिस्टल खान का बहुत महत्व था। पत्थर मोंगूस इतने दिनों से एकत्र कर रहा था और अभी भी एकत्र कर रहा था, इसलिए कोई नहीं जानता था कि इसके नीचे भंडार कितना अद्भुत था। कोई बात नहीं, त्रिपाठी जीवक्ति को इस जगह की रक्षा करनी थी। इससे भी ज्यादा त्रिपाठी जीवक्ति ने यहाँ रहने और खुद के लिए एक नाम बनाने के लिए इसे एक स्प्रिंगबोर्ड के रूप में उपयोग करने का भी इरादा किया।
सिर हिलाते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने कहा, संत क्रिस्टल के बारे में चिंता मत करो, मैं एक रास्ता खोज लूंगा। त्रिपाठी ज्वाला ने कुछ चिंता के साथ उनकी ओर देखा, सावधान रहना। उन्हें लगा कि त्रिपाठी जीवप्ती अंतरिक्ष आत्मा क्रिस्टल बेच देंगे अगर उन्हें वास्तव में मजबूर किया गया, लेकिन वह कैसे जान सकती थी कि त्रिपाठी जीवप्ती के ऐसे कोई विचार नहीं थे। वैसे त्रिपाठी जीवप्ती परिवार से वृद्ध बाहर दिन यहाँ आ रहे हैं, ये कहते हुए कि उन्हें आपसे कुछ चर्चा करनी है, लेकिन चूंकि आप पीछे हट रहे थे वह अंदर नहीं आ पाए। वह आज फिर आए और अभी भी बाहर हैं। वुई ने थोड़ी बेचैनी से त्रिपाठी जीवप्ती की ओर देखा। वह बाकिंग ज्ञान, तुम्हारा क्या विचार है? त्रिपाठी जीवप्ती ने उनकी ओर देखा। अगर तुम चाहती हो कि मैं उनसे मिलूं तो मैं मिलूंगा, लेकिन अगर तुम नहीं चाहती तो मैं उन्हें अभी दूर भेज दूंगा। मुझे नहीं पता, वुई ने सिर हिलाया, अपने मुट्ठियों को भींचते हुए, क्योंकि उनके चेहरे पर संघर्ष का भाव दिखाई दिया। तो मुझे तुमसे पूछने दो, क्या तुम अभी भी हाई के परिवार में लौटना चाहती हो? मैं नहीं। इस बार वुई ने संकोच नहीं किया और निर्णायक रूप से सिर हिलाया, आत्मनिंदा करते हुए मुस्कुराया। पहले मैंने सोचा था कि हालांकि परिवार छोटा और कमजोर था, हम सभी का एक सामान्य लक्ष्य था। इस लक्ष्य के लिए भले ही मुझे अपना जीवन छोड़ना पड़ा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब मैं वास्तव में वापस नहीं जाना चाहती। मेरे माता पिता अब जीवित नहीं हैं और परिवार ने मुझे बहुत देखभाल दी है, लेकिन मैंने भी वर्षों से परिवार के लिए बहुत योगदान दिया है। भले ही मैंने इसे पूरी तरह से वापस नहीं किया है, मैं करीब हूँ। मुझे पता है, मैं उनसे मिलने जाऊंगा और चीजें स्पष्ट कर दूंगा ताकि वह भविष्य में तुम्हें परेशान न करें। वुई ने धीरे से सिर हिलाया। बाकिंग ज्ञान लगातार 4 दिनों से यहाँ थे। वह जानते थे कि त्रिपाठी जीवप्ती अपनी खेती को मजबूत करने के लिए पीछे हट रहे थे, इसलिए वह धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहे थे जब तक उन्हें लगा कि नाग गुफा पर्वत पर आने का समय हो गया है। हालांकि हर बार जब वह आते थे तो वह कभी भी त्रिपाठी जीवप्ती का चेहरा नहीं देख पाते थे। बाकिंग ज्ञान बहुत अभिमानी नहीं हो सकते थे और केवल धैर्यपूर्वक इंतजार कर सकते थे। अपने परिवार के शिष्यों को हर दिन आते जाते देखते थे। यह आज तक नहीं था कि एक परिचित आकृति अचानक गुफा में दिखाई दी। बाकिंग ज्ञान खुशी से मुस्कुराए, क्योंकि उन्होंने तुरंत इस व्यक्ति को युवा व्यक्ति के रूप में पहचाना जिसने उस दिन जू ज़ीशेन को मार डाला था। अपनी मुठ्ठियां बांधते हुए उन्होंने कहा, बधाई छोटे दोस्त त्रिपाठी। छोटे दोस्त त्रिपाठी की आभा काफी गहरी है, ऐसा लगता है कि इस बार तुम्हारी फसल छोटी नहीं थी। छोटे दोस्त त्रिपाठी वास्तव में प्रतिभाशाली है, तुम्हें अपनी खेती को मजबूत करने में इतना कम समय लगा। ये वृद्ध आदमी वास्तव में प्रभावित है। त्रिपाठी जीवप्ती ने हल्के से उनकी ओर देखा, ये जानते हुए कि वह संत राजा गोली का जिक्र कर रहे थे। सामान्य तौर पर एक औसत व्यक्ति को अपनी खेती को मजबूत करने में लंबा समय लगेगा, लेकिन एक गोली लेने से इस प्रक्रिया को छोटा किया जा सकता है। बाकिंग ज्ञान ने संत राजा गोली का उल्लेख नहीं किया, लेकिन उन्हें लगा कि त्रिपाठी जीवप्ती को इसके बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए। वह कैसे जान सकते थे कि त्रिपाठी जीवप्ती बिल्कुल भी उन पर ध्यान देने को तैयार नहीं थे। संत राजा गोली को भूल जाओ, भले ही उनके पास होता तो क्या। एक तुच्छ संत राजा ग्रेड मध्य रैंक की गोली, क्या वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे? अगर तुम्हें कुछ कहना है तो बस कहो। ये देखते हुए कि तुम वुई के परिवार के पूर्व वृद्ध हो, मैं तुम्हें 30 साल का समय दूंगा और नहीं। त्रिपाठी जीवप्ती के शब्दों को सुनकर बाकिंग ज्ञान लगभग मर गए। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि त्रिपाठी जीवप्ती उन्हें अंदर आने के लिए भी परेशान नहीं करेंगे, इसलिए एक पल के लिए बाकिंग ज्ञान को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनका गर्म चेहरा त्रिपाठी जीवप्ती के ठंडे गधे के खिलाफ दबाया गया था, जिससे उनका बुरा चेहरा लाल हो गया था। अगर उन्हें डर नहीं होता कि वह त्रिपाठी जीवप्ती को हरा नहीं सकते, तो बाकिंग ज्ञान मौके पर ही फट गए होते। सौभाग्य से इस बूढ़े आदमी की मानसिक दृढ़ता खराब नहीं थी, इसलिए उन्होंने जल्दी से अपने दिल में गुस्से को दबा दिया और मुस्कुराए। आधे महीने पहले की चौंकाने वाली लड़ाई ने वास्तव में इस वृद्ध आदमी की आंखें खोल दी। इस वृद्ध आदमी ने कभी कल्पना नहीं की थी कि इस दुनिया में छोटे दोस्त त्रिपाठी के रूप में कोई इतना शक्तिशाली होगा। छोटे दोस्त त्रिपाठी की योग्यता छायादार चांद हॉल के वेई गुचांग, स्वर्ग युद्ध संघ के कुचान फैंग और गर्जन आंधी संप्रदाय के फैंग तियानजोंग के बराबर है। त्रिपाठी जीवप्ती ने ठंडी नजर से उनकी ओर देखा, लेकिन उन्हें बाधित नहीं किया, बस उनके खत्म होने का इंतजार किया, इससे पहले कि उन्होंने बिना किसी भाव के कहा, तुम्हारे पास 20 सांस बची हैं। बाकिंग ज्ञान का चेहरा कुछ बार हिल गया। ये त्रिपाठी जीवप्ती बस बहुत जिद्दी थे। बाकिंग ज्ञान ने पहले ही उनकी प्रशंसा करने के लिए अपना पुराना चेहरा नीचे कर दिया था। क्या उन्हें कम से कम कुछ विनम्रता नहीं दिखानी चाहिए? भले ही उन्होंने कोई विनम्रता नहीं दिखाई, उन्हें कम से कम एक युवा व्यक्ति का अहंकार और गौरव दिखाना चाहिए। चापलूसी बाकिंग ज्ञान के लिए आसान नहीं थी, फिर भी उन्हें इतनी बुढ़ापे में भी यह करना पड़ा। कहा गया था कि युवा लोग अभिमानी हो जाते हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि ऐसा नहीं था। त्रिपाठी जीवप्ती का अहंकार बस असीम था। ऐसा लगता है कि त्रिपाठी जीवप्ती के स्वभाव को समझते हुए बाकिंग ज्ञान का भाव तुरंत गंभीर हो गया और उन्होंने कोई समय बर्बाद नहीं किया, सीधे पूछते हुए, मेरा हाई के परिवार छोटे दोस्त त्रिपाठी जीवप्ती से कुछ अविवाहित लड़कियों की शादी करने का इरादा रखता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या छोटे दोस्त त्रिपाठी जीवप्ती पहले से ही विवाहित हैं? कोई दिलचस्पी नहीं। त्रिपाठी जीवप्ती ने अभी भी एक ठंडा भाव पहना था।
ओह, छोटे दोस्त त्रिपाठी जीवप्ती, यह इस तरह है, तुमने जू परिवार के जूजी शेन को मार डाला और उनके सोपहार चित्र को छीन लिया, इसलिए जू परिवार इस मामले को आराम नहीं देगा। मेरा हाई के परिवार छोटे दोस्त त्रिपाठी जीवप्ती की परेशानियों की जिम्मेदारी लेने को तैयार है। जब तक छोटे दोस्त त्रिपाठी जीवप्ती मेरे परिवार के साथ रहने के लिए सहमत होते हैं, मेरा परिवार छोटे दोस्त त्रिपाठी जीवप्ती को एक विदेशी वृद्ध के रूप में किराए पर लेने और समान उपचार का आनंद लेने को तैयार है। कोई दिलचस्पी नहीं, छोटे दोस्त त्रिपाठी जीवप्ती, कृपया इस वृद्ध आदमी को अपनी बात खत्म करने दें। बाकिंगयान ने गुप्त रूप से अपने दिल में शिकायत की, ये सोचते हुए कि उन्होंने किस तरह की नौकरी ली थी। उन्होंने कभी भी त्रिपाठी जीवप्ती जितना मुश्किल व्यक्ति नहीं मिला था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने क्या कहा, त्रिपाठी जीवप्ती का एकमात्र जवाब था कि उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी। छोटे दोस्त त्रिपाठी जीवप्ती, तुमने जू परिवार को नाराज कर दिया है और जूजी शेन को मार डाला है, इसलिए अगली बार जब जू परिवार आएगा तो वे सिर्फ एक या दो लोग नहीं होंगे। 100 पहाड़ चित्र के लिए वे पूरी ताकत से आ सकते हैं। मेरे हाई के परिवार की सुरक्षा के बिना तुम्हारे जैसा एक तुच्छ पहाड़ कैसे विरोध कर सकता है? भले ही तुम उनसे न डरते हो, लेकिन तुम्हारे बदल में उस लड़की का क्या? जब शहर के गेट में आग लगती है तो खाई में मछली पीड़ित होती है। छोटे दोस्त त्रिपाठी जीवप्ती को समझना चाहिए, है ना? अब लापरवाही से कार्य करने का समय नहीं है। अगर तुम खुद की और उस लड़की की रक्षा करना चाहते हो तो मेरा हाई के परिवार अपना हिस्सा करने को तैयार है। क्वेश्चन मार्क।